हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी ऑनलाइन कोचिंग। मेरा नाम है कौशलांश सिंह और आज ये मेरा दूसरा वीडियो लेक्चर है जिसमें मैं फिर से साइंस का इंट्रोडक्शन ही बताऊंगा, लेकिन उसका सेकेंड पार्ट मैंने जो है दी ऑनलाइन कोचिंग के यूट्यूब चैनल पे जो है एक वीडियो अपलोड किया है अब तक, जिसमें मैंने विज्ञान का पूरा एक इंट्रोडक्शन, विज्ञान का एक पूरा परिचय दिया आपको कि विज्ञान की स्टडी कैसे करते हैं, विज्ञान शुरू कैसे हुआ, विज्ञान शब्द का मतलब कैसे क्या होता है, साइंस की उत्पत्ति कैसे हुई, साइंस का फुल फॉर्म क्या होता है, ये सब कुछ डिटेल में बताया है आपको। आज जो है उसी का नेक्स्ट पार्ट है, उसी वीडियो का। वो पार्ट 1 वीडियो था, ये पार्ट 2 वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे कि विज्ञान का वर्गीकरण कैसे किया गया। यानी विज्ञान को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि विज्ञान को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया और किस आधार पर किया गया, कैसे पता चला कि कौन सा भौतिक विज्ञान है, कौन सा रसायन विज्ञान है, कौन सा जीव विज्ञान है, भौतिक विज्ञान के अंतर्गत क्या पढ़ते हैं, रसायन विज्ञान में क्या पढ़ते हैं, जीव विज्ञान में क्या पढ़ते हैं, और इनका इतिहास कि भौतिक विज्ञान कहाँ से बना है, वो शब्द कहाँ से आया है, इसका मतलब क्या है, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, ये शब्द कहाँ से आए हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी वर्ड का ओरिजिन बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। और काफ़ी डिटेल में चर्चा करेंगे हम लोग। तो आज का वीडियो भी जो है पिछले वीडियो की तरह काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, काफ़ी नॉलेज से भरा हुआ है। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो जैसा कि पिछला वीडियो था, बट इस वीडियो में नॉलेज बहुत है आपको, ठीक है ना। आपको एक मतलब जानकारी हो जाएगी क्या पढ़ते हैं फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और बायोलॉजी में, क्या अंतर होता है इन तीनों में। तो चलिए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, मैंने अपने पिछले वीडियो के लास्ट में आप लोगों को यह बात बताई थी कि विज्ञान का जो क्षेत्र है, जो विज्ञान की स्टडी का जो एरिया है कि विज्ञान में क्या क्या पढ़ते हैं, वो बहुत ही बड़ा है। विज्ञान में सब कुछ पढ़ना हम लोगों को, एक छोटे से छोटा पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से लेके बड़े से बड़े जो है पिंड, बॉडी, जैसे कि हमारा सन, स्टार, ये मून, ठीक है ना, हमारी पृथ्वी से भी बड़े बड़े बृहस्पति ग्रह, ये सारे बड़े बड़े ग्रह पिंड और छोटे छोटे कण, एक छोटा से छोटा वायरस, बैक्टीरिया से लेके बड़े से बड़े व्हेल, ठीक है ना, डायनासोर्स की भी स्टडी करते हैं। हालांकि डायनासोर विलुप्त हो चुके हैं, लेकिन फिर भी उनके जो जीवाश्म मिलते हैं उनकी भी स्टडी होती है। तो डायनासोर्स की स्टडी, व्हेल की स्टडी, जिराफ की स्टडी, हाथी की स्टडी, मतलब ये है कि विज्ञान में सब कुछ पढ़ना है, इस पूरी नेचर को। और मैंने विज्ञान की जो परिभाषा बताई थी उसमें बताया भी था आप लोगों को कि स्टडी ऑफ द नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना, यानी नेचर में जो कुछ भी आपको दिखाई देता है और दिखाई नहीं देता है, कुछ चीजें ऐसी जो दिखाई देती हैं, कुछ चीजें नहीं दिखाई देती हैं, वो सब कुछ पढ़ना होता है। तो अब समस्या तो ये है कि किसी एक सब्जेक्ट में सब कुछ पढ़ना पॉसिबल तो है नहीं। ऐसा पॉसिबल नहीं कि एक सब्जेक्ट उठाया जाए और पूरी दुनिया को पढ़ लिया जाए। क्लियर है। तो इसलिए क्या किया गया कि विज्ञान को, ठीक है, 3 भागों में, 3 मुख्य भागों में वर्गीकृत किया गया। तो विज्ञान की 3 मुख्य शाखाएं हैं, तो आप लोग जानते ही होंगे कौन कौन सी है। तो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, विज्ञान यानी साइंस को मेनली जो है 3 पार्ट्स में या 3 ब्रांचेज में डिवाइड किया गया है। तो पहला बन गया हमारा भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फिजिक्स। दूसरा बना हमारा रसायन विज्ञान, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग केमिस्ट्री। और तीसरा बना हमारा जीव विज्ञान, बायोलॉजी। तो ये है हमारी विज्ञान की 3 मुख्य शाखाएं, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। अब बात करते हैं कि ये तीनों ब्रांचेज जो है कैसे बनाई गई, इनका मतलब क्या है, ठीक है। और एक बार बता दूं यहाँ पे कि ये 3 ब्रांचेज को फिर ब्रांचेज में बांट दिया गया, सब ब्रांचेज में, यानी इन शाखाओं को, 3 मुख्य शाखाएं हैं, इनको फिर उप शाखाओं में भी बांटा गया है। उसके बारे में बात करेंगे, पूरा डिटेल में वीडियो में बताऊंगा सब कुछ, ठीक है ना। तो उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें तो मैं कुछ एक ब्रीफ, मतलब हल्का फुल्का बता दे रहा हूं कि ये कैसे बना है। बाकी तो एक एक को पढ़ेंगे कि भौतिक विज्ञान क्या होता है, रसायन विज्ञान क्या होता है, जीव विज्ञान क्या होता है।
एक एक को पढ़ेंगे डिटेल में। लेकिन अगर थोड़ा देखा जाए तो आप ध्यान दें यहां पे, तो ये है हमारा जीव विज्ञान, इधर देखें तो आप, ठीक है। तो जीव विज्ञान नाम से ही क्लियर है कि जीवों का विज्ञान। तो जिस चीज में जीवन है, जिस चीज में लाइफ है, ठीक है ना, उसकी स्टडी किसमें करते हैं हम लोग? जीव विज्ञान में। जैसे हम बात करें, हम अपनी स्टडी, हमारी बॉडी के जो ऑर्गन है, हमारी बॉडी के जो अंग है, उनकी जो स्टडी, उनका अध्ययन किसमें करेंगे हम लोग? जीव विज्ञान में। पेड़ पौधों का अध्ययन किसमें करेंगे? जीव विज्ञान में। किसी जंतु या जानवर का अध्ययन किसमें करेंगे? जीव विज्ञान में। और इधर बात कर लें, ठीक है, तो इधर आमतौर पे निर्जीव वस्तुओं का अध्ययन होता है इसको, ठीक है ना। रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान में आमतौर पे निर्जीव वस्तुओं का ही अध्ययन होता है। तो इसे हम लोग सजीवों का विज्ञान बोलते हैं, इन दोनों को निर्जीवों का विज्ञान बोलते हैं, निर्जीव लोगों का, ठीक है। जैसे कि मैं बताऊं, ये चौक है मेरे हाथ में, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। क्या इसकी स्टडी हम लोग जीव विज्ञान में करेंगे? नहीं, क्योंकि इसमें जीवन तो है नहीं, कोई मतलब ही नहीं बनता है। इसकी स्टडी हम लोग कर सकते हैं या तो भौतिक विज्ञान में या तो रसायन विज्ञान में, क्योंकि निर्जीव वस्तु है, नॉन लिविंग थिंग्स। क्लियर है? अब क्वेश्चन उठता है कि ठीक है सर, यहां तो क्लियर हो गया कि जीव विज्ञान में जीवों का अध्ययन करते हैं जिसमें जीवन होता है। खैर, इसकी परिभाषा बताऊंगा अच्छे से कि जीवन के अलावा भी और कुछ स्टडियां होती हैं, वो सब बताऊंगा मैं। और ये बस नॉर्मल बातें चल रही हैं। तो आपको ये बात तो क्लियर होगी कि इसमें जीवन का अध्ययन करते हैं, लेकिन निर्जीवों का अध्ययन या तो भौतिक में करेंगे या तो रसायन में करेंगे। तो कैसे पता चलेगा कौन सा भौतिक होगा, कौन सा रसायन होगा? क्लियर है? जीवन का तो ठीक है, छोड़ो, जीवन का अध्ययन जीव विज्ञान में करेंगे, कैसे पता चलेगा कौन सा भौतिक है कौन सा रसायन है? तो देखिए, ये चौक है, निर्जीव वस्तु है। अगर हम लोग इसकी स्टडी, इसका अध्ययन बाहर से करें कि इसका जो है द्रव्यमान कितना है, इसका भार कितना है, ठीक है, इसका आयतन कितना है, इसको उठा के फेंक दूं तो किस चाल से जाएगा, कितनी दूर जाएगा, कितना समय लगेगा, ये सब कुछ किसमें पढ़ते हैं? भौतिक विज्ञान। इसके अंदर से मैं कोई मतलब नहीं कि अंदर क्या किससे बना है, नहीं नहीं। भौतिक विज्ञान में हम लोग ज्यादातर जो है वस्तुओं की, निर्जीव वस्तुओं कहां से स्टडी करते हैं? बाहर से। चौक उठा के फेंक दूं तो कितनी चाल से जाएगा, कितनी दूर जाएगा, कितने समय में जाएगा, जब गिरेगा तो वहां पे कितना बल लगाएगा, ये सब किसमें पढ़ते हैं? भौतिक विज्ञान में, ठीक है। जैसे आप लोग 9th वाले बच्चे 9th में पढ़ेंगे न्यूटन के नियम, ठीक है, गति के समीकरण। जो 10th में चले गए हैं वो 9th पढ़ के आए होंगे, तुमको पता ही होगा कि गति, चाल, त्वरण, बल, ये सब पढ़ना होता है भौतिक विज्ञान में आमतौर पे। रसायन विज्ञान में क्या पढ़ना होता है? तो रसायन विज्ञान में इसी चीज को अंदर से पढ़ेंगे। तो क्या पढ़ेंगे कि ये एक पदार्थ है, ये पदार्थ किससे मिलकर बना होगा? अणुओं से। अणु किससे मिलकर बना होगा? परमाणु से। और परमाणु के अंदर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो अंदर घुस गए ना, ठीक है। तो देखो, अंतर यही है कि भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान दोनों में इसकी पढ़ाई करेंगे, दोनों में इसका अध्ययन करेंगे, लेकिन भौतिक विज्ञान में बाहर से पढ़ेंगे इसका अध्ययन, और रसायन विज्ञान में भी इसका अध्ययन करेंगे, इसके अंदर घुस के अध्ययन करेंगे कि इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। तो यहां से आपको एक हल्का फुल्का आइडिया हो गया कि क्या होता है भौतिक विज्ञान, क्या होता है रसायन विज्ञान, क्या होता है जीव विज्ञान। ये एक बेसिक आइडिया था, ठीक है ना। तो एक बार समझ गए आप लोग, जीव विज्ञान यानी जीवों की स्टडी, भौतिक रसायन में निर्जीवों की स्टडी, निर्जीवों का अध्ययन, भौतिक विज्ञान में किसी भी वस्तु का बाहरी अध्ययन करते हैं, और रसायन विज्ञान में उसकी आंतरिक संरचना, आंतरिक बनावट के ऊपर अध्ययन किया जाता है। क्लियर है? तो ये रहा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन जिससे हमें पता चला कि ये क्या है। तो बच्चों, अब क्या करेंगे हम लोग? तो अब जो है हम लोग एक एक जो है शाखा को, एक एक ब्रांच को, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान को डिटेल में पढ़ना शुरू करेंगे कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसमें क्या क्या पढ़ते हैं, इसकी परिभाषा क्या होती है, और इसको जो है कितने भागों में बांट दिया गया है। क्योंकि देखो, विज्ञान को तो 3 भागों में बांटा गया है, इनको भी जो है पुनः भागों में बांटा गया है, पुनः जो है उप शाखाओं में बांटा गया है। जैसे कि जीव विज्ञान को जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान में बांटा गया है, तो इन सब को भी जो है अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो उनकी चर्चा करेंगे, यानी कि अब जो है हम एक एक को अलग अलग पढ़ना शुरू करेंगे। पहले जीव विज्ञान, फिर रसायन विज्ञान, फिर भौतिक विज्ञान, एक एक को अब डिटेल में पढ़ना शुरू करेंगे। क्लियर है? तो इतना आपको नोट करना है तो कर लीजिए। चलिए आगे पढ़ाई शुरू करते हैं। सो बच्चों, आइए सबसे पहले जो है हम जीव विज्ञान को देखना शुरू करते हैं कि जीव विज्ञान क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है, जीव विज्ञान का मतलब क्या होता है, बायोलॉजी का मतलब क्या होता है। तीनों को पढ़ना है, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, एक एक को करके पढ़ेंगे अच्छे से। लेकिन सबसे पहले हम लोग जीव विज्ञान को लिए हैं, ठीक है।
आसान भी है समझने के लिए आपको, तो पहले इसको समझ लेते हैं तो फिर आगे सबको तो समझना ही है। तो जीव विज्ञान तो नाम से ही पता चल रहा है जीवों का विज्ञान, यानी जब विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोग जीवों का अध्ययन करते हैं उसे क्या बोलते हैं, जीव विज्ञान। ठीक है ना, नॉर्मल भाषा में बोले अगर तो जीवों का अध्ययन जो है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, जीव विज्ञान। क्लियर है, बाकी इसकी परिभाषा में बताऊंगा अभी डिटेल में, पहले शब्द पे ध्यान दीजिए। जीवों के विज्ञान यानी जीवों के अध्ययन को बोलेंगे जीव विज्ञान। अगर बात करें बायोलॉजी की तो बायोलॉजी वर्ड जैसे देखिए, बायोलॉजी वर्ड जैसे मैंने साइंस का ओरिजिन बताया था ना कि लैटिन भाषा के साइंटिया वर्ड से आया है, वैसे ही बायोलॉजी जो वर्ड है ना वो ग्रीक से आया है, ग्रीक लैंग्वेज। ठीक है ना, ग्रीस एक देश है, काफी महान देश है। ठीक है ना, वहां पे जो है अरस्तु, प्लेटो, काफी महान दार्शनिक फिलोसफर पैदा हुए थे वहीं पे। ठीक है, तो वहां पे जो है ग्रीक लैंग्वेज बोली जाती थी, ग्रीक। ये भी एक डेड लैंग्वेज है। डेड लैंग्वेज मतलब ये है कि अब वहां पे ये लैंग्वेज यूज होती नहीं है। ठीक है ना, काफी पुरानी बात है, पुराने समय में ये लैंग्वेज यूज होती थी। यानी जब ये विषय जीव विज्ञान विकसित हुआ था, जब पढ़ाना शुरू किया गया था, उस समय ये लैंग्वेज फेमस थी। ठीक है, तो ग्रीक लैंग्वेज लिया गया है। तो बायोलॉजी शब्द बनता है दो शब्दों से, बायोस प्लस लोगोस, लोगस बोल सकते हैं। ठीक है ना, दो वर्ड से मिलकर बना है। और अगर बात करें इसका हिंदी में मतलब या फिर इंग्लिश में, तो बायोस का मतलब होता है लाइफ, लाइफ का मतलब हिंदी में बोलेंगे जीवन। ठीक है, और लोगस का मतलब होता है स्टडी, हिंदी में बोले तो अध्ययन। ठीक है, तो मैं हिंदी बता रहा हूं आप लोगों को कि बायोस का मतलब होता है इंग्लिश में होता है लाइफ, लाइफ का मतलब जीवन। लोगोस का इंग्लिश में मतलब होता है स्टडी, मतलब अध्ययन। तो जो चीज इसका हिंदी में बोला था जीव विज्ञान यानी जीवों का अध्ययन, इंग्लिश में तो वही बोल रहा है ना, जीवन का अध्ययन। ठीक है, देखिए ये जानकारी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए कि ये वर्ड आया कहां से। तो इसको जो है आप लोग नोट कर लीजिए कहीं पे कि अगर चाहे तो लिख भी लीजिए, जैसे मैं बोल रहा हूं कि बायोलॉजी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के दो शब्दों से हुई है। अब ये नोट कर लो, बायोलॉजी इक्वल टू बायोस प्लस लोगोस, और बायोस का मतलब जीवन और लोगोस का मतलब अध्ययन। नोट कर लीजिए, आसान है। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये तो हो गया कि चलो बायोलॉजी शब्द का मतलब क्या है, बायोलॉजी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। अब अगर बायोलॉजी को परिभाषा देना हो कि बायोलॉजी की परिभाषा क्या होगी, ठीक है ना, जीव विज्ञान की परिभाषा क्या होगी, तो क्या देंगे, एक अच्छी खासी परिभाषा आप कह देंगे। ठीक है, तो बोलेंगे कि विज्ञान की वह शाखा, क्योंकि विज्ञान की शाखा है, तो बोलेंगे विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवन की उत्पत्ति, जिसके अंतर्गत हम जीवन की उत्पत्ति, कॉमा लगा के नीचे, कॉमा लगा के आप सामने लिख लीजिएगा। ठीक है ना, मैं नीचे लिख रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि मैं अभी इधर ही लिख दे रहा हूं आपके आसानी के लिए। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवन की उत्पत्ति, जैविक विकास, जैविक विकास, कॉमा जीवों के प्रकार, जीवों के प्रकार तथा, अभी समझाऊंगा इसको, पहले कह रहा हूं। ठीक है ना, तथा उनके जैविक क्रियाओं, उनके जैविक क्रियाओं का अध्ययन करते। ठीक है, आपने लिख लिया होगा कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवन की उत्पत्ति, जैविक विकास, जीवों के प्रकार तथा उनकी जैविक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, इसे जीव विज्ञान कहते हैं। अब इसको एक एक बात को समझते हैं। जीव विज्ञान बात करता है लाइफ की, जीवन की बात करता है, तो जीवन में आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, तो आपको पता है ना, पृथ्वी पर जीवन हमेशा तो था नहीं। पृथ्वी जो है पहले बिल्कुल गर्म थी, यानी मतलब सूर्य से टूटी थी तो बिल्कुल गर्म थी, फिर धीरे धीरे ठंडी हुई। ठीक है, ठंडी हुई, वहाँ पानी बना। ठीक है, बारिश हुई, पानी बना, तो सबसे पहले पानी में जीवन आया, तो इसे हम लोग बोलते हैं जीवन की उत्पत्ति। आपको पूरा डिटेल में स्टडी करना पड़ेगा कि कैसे जीवन आया। ठीक है ना, हालांकि धर्म वाले लोग अलग मानते हैं, धर्म वाले लोग मानते हैं कि उनके ईश्वर ने बनाया है इंसानों को। ठीक है, हर धर्म में अलग अलग मान्यताएं हैं, लेकिन साइंस मानता है कि जीवन खुद ब खुद प्रकृति ने बनाया है। ऐसी कुछ सिचुएशंस, ऐसी परिस्थितियां पैदा हो गई कि वहां पे जीवन खुद ब खुद आया,
और सबसे पहले पानी में जीवन आया एक कोशिकीय जीव के रूप में, एक कोशिकीय यानी जिसमें एक कोशिका होती है। फिर वहां से विकसित हुए तो बहुकोशिकीय बने, बहुकोशिकीय पानी से जब बाहर आए तो कुछ जानवर बन गए, वो जमीन पर चलने लगे, कुछ पंछी बन के उड़ने लगे, कुछ रेंगने लगे, कुछ हम लोग की तरह इंसान बन गए, चलने लगे, मतलब बंदर से इंसान बन गए। ठीक है, तो यही सब चीजें हैं। तो जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, पहली बात तो ये पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जीवन की उत्पत्ति हुई कैसे, इस पर काफी रिसर्च चलती है, अभी भी रिसर्च चल रही है जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई। कई सारे मत दिए गए, कई सारे लोग जो है अलग अलग मत देते रहते हैं। ठीक है, तो जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई जीव विज्ञान में पढ़ेंगे। फिर जैविक विकास कैसे हुआ, चलो जीवन की उत्पत्ति तो हो गई भाई, जीव तो बन गया एक कोशिकीय, फिर जीवन का विकास कैसे हुआ, कैसे हम लोग इंसान बन गए, डायरेक्ट तो बने नहीं, पहले एक कोशिकीय थे, पैरामीशियम था, अमीबा था, फिर बहुकोशिकीय बने होंगे। ठीक है ना, फिर वो बाहर आए होंगे जमीन पे रहने के लिए, फिर जमीन पे रहते रहते धीरे धीरे कुछ रेंगने लगे होंगे, कुछ दौड़ने लगे होंगे, कुछ कूदने लगे होंगे, कुछ पेड़ों पे चढ़े होंगे। ठीक है, कुछ बंदर बने, फिर बंदर धीरे 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 हम लोग इंसान बने, तो इनको हम लोग बोलते हैं जैविक विकास। जैविक विकास की बहुत सारी थ्योरियां हैं, बहुत सारे सिद्धांत हैं, उसको भी पढ़ना आप लोगों को। लेमार्क का सिद्धांत, डार्विन का सिद्धांत, उत्परिवर्तन का सिद्धांत, बहुत सारे सिद्धांत पढ़ने। ठीक है ना, अलग अलग थ्योरियां हैं, कुछ उसमें फ्लॉप हो गई, कुछ एकदम बेकार थी, कुछ हिट रही। ठीक है ना, कुछ फेमस है जो आजकल पढ़ाया जाता है आप लोगों को। तो ये हो गया कि जीवन शुरू कैसे हुआ और जीवन का विकास कैसे हुआ, कैसे जीवन आज जो हम लोग देख रहे हैं पूरी दुनिया में इतने सारे जीव जंतु देखते हैं हम लोग आसपास, वो कैसे बने। ठीक है, इसे बोलते हैं जैविक विकास। फिर जीवों के प्रकार। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे कि कितने टाइप के जीव यहां पे रहते हैं, क्योंकि भाई देखो पृथ्वी पे बहुत तरह के जीव होते हैं। देखो वनस्पतियां भी हैं और जंतु भी हैं। ठीक है ना, तो कितनी टाइप की वनस्पतियां, कितने टाइप के पेड़ पौधे हैं, पेड़ों पौधों में तो जीवन होता ही है ना, वो भी तो जीव है ना, ये तो क्लियर है ना। ठीक है, तो कितने टाइप के पेड़ पौधे हैं, कितनी झाड़ियां हैं, कितने घास हैं, ठीक है, कितने टाइप के हैं, वो सब भी पढ़ना है। इसके अलावा कितने टाइप के बैक्टीरिया वायरस होते हैं। ठीक है ना, वायरस भी बहुत टाइप के होते हैं, कैंसर का वायरस अलग है, निपा वायरस अलग है, कोरोना वायरस अलग है। कितने टाइप के बैक्टीरिया वायरस होते हैं, कितने टाइप के कीड़े मकोड़े होते हैं, कितने टाइप के जो है जंतु जानवर होते हैं। ठीक है, इन सभी को पढ़ना। अगर हम सांप की बात करें तो सांप की बहुत सारी प्रजातियां होती हैं। ठीक है, जैसे आपने कुछ का नाम सुना होगा, किंग कोबरा, वाइपर, ब्लैक माम्बा। ठीक है ना, अगर आप डिस्कवरी चैनल देखते होंगे तो ये सब नाम सुने होंगे। और अगर आप गांव में रहते होंगे तो गांव में आपने सुना होगा गेहुअन, करईत, डुड़हा। ठीक है, अब पता नहीं आपने सुना होगा नहीं सुना होगा, लेकिन हमारे गांव की तरफ तो यही सब मतलब चलता है। ठीक है, ये सब गांव के नाम है, साइंटिफिक नेम नहीं है। ठीक है, अगर आप साइंटिफिक नेम पे जाएंगे, रियल नेम पे जाएंगे तो आपको यही मिलेगा, किंग कोबरा, ब्लैक माम्बा। ठीक है ना, यही सब नाम मिलेंगे। क्लियर है। तो अब बात करें जीवों के प्रकार, तो जितने भी जीव हैं पृथ्वी पे वो कितने टाइप के हैं। बंदर भी बहुत टाइप के होते हैं, एक लाल वाला होता है, काला वाला होता है। ठीक है, नॉर्मली तो हम लोग तब दो ही दिखते हैं, लेकिन बंदर भी बहुत सारे टाइप के होते हैं। कुत्ते भी बहुत सारे टाइप के होते हैं, हमने देखा होगा, कोई जर्मन शेफर्ड है, कोई पॉमेरियन है, कोई बुलडॉग है। ठीक है, तो हर जीव का आपको प्रकार पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, उसके अलावा उनकी जैविक क्रियाएं पढ़नी पड़ेगी कि हर जीव कैसे अपने जीवन को चलाता है। जैसे हम बात करें अपनी, तो हमारी बॉडी में, हम भी तो जीव हैं, हमारे अंदर बहुत सारी क्रियाएं चलती रहती है। जैसे श्वसन क्रिया, हम सांस ले रहे हैं तभी जिंदा है ना, तो इस क्रिया को बोलते हैं श्वसन क्रिया, रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसके अलावा पाचन क्रिया होती है, हम लोग खाना खाते हैं तो खाना पचता है, पाचन क्रिया। इसके अलावा परिसंचरण भी होता रहता है, खून हमेशा दौड़ता रहता है। ठीक है ना, श्वसन क्रिया, अच्छा श्वसन क्रिया बता चुका हूं। ठीक है ना, तो ये सब क्रियाएं जो हैं इन्हें हम लोग बोलते हैं जैविक क्रियाएं। तो ये तो हमने अपनी बात की है। ठीक है ना, लेकिन हर जीव में अलग अलग क्रियाएं होती हैं। जैसे मैं बात करूं पेड़ पौधों की, तो पेड़ पौधों में होता है प्रकाश संश्लेषण, वो उनकी क्रिया है, हमारे अंदर नहीं होता। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण क्या क्रिया होती है, तो आपने जरूर सुना होगा कि धूप की सहायता से, ठीक है ना, पेड़ पौधे जो है अपना खाना बनाते हैं। क्लियर है, तो वो उनकी क्रिया है। ऐसे ही हर जीव जंतु की अपनी एक क्रिया होती है कि छोटा छोटा बैक्टीरिया वायरस भी कुछ ना कुछ तो क्रिया करता होगा ना, तभी तो जिंदा रहता है। ठीक है ना, तो इन सभी की स्टडी करनी है आप लोगों को, तो इसे बोलते हैं जैविक क्रिया। तो ये रहा जीव विज्ञान का अध्ययन। तो ये पूरी परिभाषा है, इसमें अब कुछ बचा भी नहीं है। ठीक है ना, तो अगर जीव विज्ञान को परिभाषा देना तो सबसे बेस्ट परिभाषा यही है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवन की उत्पत्ति, कामा जैविक विकास, कामा जीवों के प्रकार तथा उनकी जैविक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे जीव विज्ञान कहते हैं। क्लियर है। अब देखो ये हुआ कि जीव विज्ञान को भी जो है पुनः दो भागों में
दो शाखाओं में वर्गीकृत किया गया, दो शाखाओं में बांट दिया गया। कौन कौन सी है? अच्छा, यहां पे मैंने जीव विज्ञान पढ़ा दिया है ना। यहीं पे एक बार बता दूं आप लोगों को कि जीव विज्ञान का जो जनक है ना वो अरस्तु को माना जाता है। लिख लीजिए आप लोग इस बात को, अरस्तु। इनको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग एरिस्टोटल। एरिस्टोटल काफी महान दार्शनिक रहे हैं। कभी इनका गूगल पे नाम डालेंगे आप लोग, ठीक है ना, तो इनके काफी क्वेट्स मतलब जो कथन बोलते थे ये लोग, ठीक है ना, पुराने समय के दार्शनिक लोग, काफी अच्छे अच्छे कथन बोले हैं इन्होंने, ठीक है ना, और काफी विषयों में इन्होंने बोला है। जरूरी नहीं कि तो मतलब जीव विज्ञान की बात हो रही है, हर क्षेत्र में, ठीक है ना, समाजशास्त्र में, इतिहास में, कुछ ना हर क्षेत्र में इनका कुछ ना कुछ योगदान आपको मिल जाएगा। जैसे जैसे आप बड़े होंगे देखेंगे अरस्तु का काफी योगदान रहा है। इनको ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल नोन भी कहा जाता था, यानी इनको बहुत बड़ा जानकार कहा जाता था, बहुत महान फिलोसोफर, ठीक है ना। ये ग्रीस के रहने वाले थे। तो जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को माना गया, ठीक है। अब इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद ये नोट में डाल के नोट कर लीजिएगा कि जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को माना जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या है कि जीव विज्ञान को पुनः दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, ठीक है ना। तो कौन कौन से हैं? तो पहला बनाया गया जंतु विज्ञान, इसको बोलते हैं जूलॉजी, ठीक है ना। और जो दूसरा बनाया गया, साथ ही लिख दे रहा हूं, वो बनाया गया वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान, इसको बोलते हैं बॉटनी, इंग्लिश में बॉटनी। चलिए समझते हैं ये क्या है। तो नाम से आप समझ गए होंगे आई थिंक, ठीक है ना, कि दोनों के दोनों जीवन की ही स्टडी है। अंतर क्या है कि एक को देखो यहां पे हुआ क्या कि जंतु विज्ञान, देखो जीव विज्ञान में सब कुछ पढ़ना था, सारे पेड़ पौधे, सारे जीव जंतु। तो साइंटिस्टों ने कहा भैया ये भी बहुत बड़ा हो रहा है, इसको भी चलो दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो दो मेन पार्ट में, दो मुख्य भागों में डिवाइड कर दिया गया। एक बन गया जंतु विज्ञान, एक हो गया वनस्पति विज्ञान। तो जंतु विज्ञान नाम से क्लियर है कि वह विज्ञान, यानी जीव विज्ञान की वह भाग, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जंतुओं का स्टडी करे, एनिमल्स का, ठीक है ना, एनिमल्स जितने भी हैं, ठीक है ना, उनकी स्टडी करें। यानी कुत्ता हो गया, भेड़ हो गया, बकरी हो गया, ठीक है ना, इन सब की स्टडी करें। छोटा छोटा जानवर हो, कोई भी हो, सांप हो, कीड़ा मकोड़ा हो, ठीक है, इंसान की भी स्टडी इसी में करेंगे, जंतु विज्ञान में। क्लियर है? अच्छा, इसकी अगर बात करें कि इसका नाम कहां से आया है, थोड़ा देख लें। तो देखिए ये भी फिर से ग्रीक है। ग्रीक बहुत फेमस था उस समय, ग्रीस, ठीक है ना। तो ये ग्रीक लैंग्वेज से ज्यादा ज्यादा आपको शब्द मिलेंगे साइंस में। तो जूलॉजी से मिलकर बना है। जूलॉजी कैसे बना है तो समझिए, जूलॉजी बना है जू प्लस लॉगस से। और जू का मतलब होता है जंतु और लॉगस का मतलब होता है अध्ययन। फिर से वही कहानी आ गई, जो हिंदी में लिखा है वही तो इंग्लिश में निकला है। हाँ, ये है कि ये जानकारी बस आपको जाननी है कि जूलॉजी शब्द जो है वो ग्रीक भाषा से लिया गया है। ग्रीक भाषा के दो शब्दों से, जू प्लस लॉगस। जू का हिंदी में अर्थ होता है जंतु और लॉगस का अर्थ होता है अध्ययन। तो जंतुओं का अध्ययन जिस विज्ञान में करते हैं उसे हम लोग जंतु विज्ञान कहते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दें, वनस्पति विज्ञान, तो नाम से क्लियर है, वनस्पतियों का अध्ययन यानी पेड़ पौधों का अध्ययन। और अगर इसकी इंग्लिश पे ध्यान दें तो फिर वही कहानी कि बोटनी शब्द जो है, जो बोटनी है, वो भी ग्रीक भाषा के बोटेन शब्द से लिया गया है। बोटेन, ठीक है ना, इसमें लॉगी नहीं है, लॉगस नहीं है, ठीक है ना। और बोटेन का मतलब ही होता है वनस्पतियां या पेड़ पौधे, जो भी बोल रहे हैं आप इसको, वनस्पतियां या पेड़ पौधे, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आप समझ गए ना, नोट कर लिए ना, कि बोटनी शब्द जो है वो ग्रीक भाषा के बोटेन शब्द से लिया गया है। और बोटेन का मतलब होता है वनस्पतियां या पेड़ पौधे। तो देखो फिर से एक बार मैं जल्दी से रिपीट कर दूं कि जीव विज्ञान को दो भागों में बांटा गया है, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान में, ठीक है। जंतु विज्ञान को बोलते हैं इंग्लिश में जूलॉजी। जूलॉजी बना है जू प्लस लॉगस से, ये नोट कर लीजिएगा। वनस्पति विज्ञान इंग्लिश में बोलते हैं बोटनी। बोटनी शब्द लिया गया है बोटेन से, और बोटेन का मतलब होता है वनस्पति। क्या अध्ययन करते हैं समझ गए होंगे
कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जंतुओं का अध्ययन करते हैं, उसमें हम लोग बोलते हैं जंतु विज्ञान। ठीक है, जितने भी जानवर हैं, जितने भी जंतु हैं, ठीक है ना, उनका अध्ययन करते हैं जंतु विज्ञान में। और जो भी वनस्पतियां हैं, पेड़ पौधे, जितने भी पेड़ पौधे, चाहे बड़ा सा बड़ा पेड़ हो, चाहे छोटी से छोटी घास हो, उन सबका अध्ययन किसमें करेंगे हम लोग? वनस्पति विज्ञान में। तो ये तो काफी आसान रहा। ठीक है, तो यही रहा हमारा जीव विज्ञान। जीव विज्ञान समझना सबसे आसान था, ठीक है ना। और जीव विज्ञान की शाखाओं को जो है जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, इसको भी समझना काफी आसान रहा, काफी आसान होता ही है। ठीक है, अब हम चलेंगे रसायन विज्ञान पर। रसायन विज्ञान की शुरुआत कैसे हुई, ठीक है, उसका नाम कहाँ से आया, वो थोड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। ठीक है, तो उन पे थोड़ा हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। और डिटेल में मतलब ये है कि वहाँ पे आपको ज़्यादा थोड़ा समझना पड़ेगा, क्योंकि वो थोड़ा सा समझने वाला, ये भी समझने वाला था, लेकिन थोड़ा सा आसान था आपके लिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे रसायन विज्ञान, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं केमिस्ट्री। इसके बारे में चलिए स्टडी करते हैं कि ये कहाँ से आया, इसमें क्या पढ़ते हैं और इसकी कितनी शाखाएं होती हैं। तो रसायन विज्ञान के अगर हिंदी पर ध्यान दो, हर शब्द को पहले ध्यान दिया करो, फिर परिभाषा पे जाएंगे क्या पढ़ते हैं। रसायनों के अध्ययन को बोलते हैं रसायन विज्ञान। जितने भी रसायन है, रसायन को इंग्लिश में बोलते तो केमिकल्स, जितने भी केमिकल्स इस दुनिया में हैं, उन सब की स्टडी हम लोग किसमें करते हैं? रसायन विज्ञान में। अगर इसकी हिंदी पर ध्यान दे तो इसकी हिंदी तो काफ़ी आसान है समझने वाली। जितने भी रसायन हैं उनका अध्ययन बोलते हैं हम लोग रसायन विज्ञान। अगर बात करें इसकी इंग्लिश की, तो थोड़ा सा यहाँ पे इंग्लिश की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। केमिस्ट्री, तो भाई केमिस्ट्री वर्ड जो है ग्रीक भाषा से नहीं आया है। केमिस्ट्री वर्ड जो आया है वो आया है मिस्र भाषा से। मिस्र एक देश है, उसको इजिप्ट भी कहते हैं। जैसे हमारा देश है ना, उसको भारत भी बोलते हैं, इंडिया भी बोलते हैं, ठीक है ना, नॉर्मली। तो वैसे ही एक देश है मिस्र, जिसे इजिप्ट भी कहते हैं। और ये देश जो है काफ़ी फेमस है। ऐसा नहीं कि बहुत छोटा बड़ा नॉर्मल सा देश है। ये देश फेमस है क्योंकि यहाँ पर पिरामिड्स पाए जाते हैं। आपने कभी सुना जरूर होगा, नहीं सुना होगा तो जरूर सर्च करिएगा। गीजा का पिरामिड, ठीक है ना, ये एक समय दुनिया के सातों अजूबे में से एक लंबे टाइम तक रहा है। दुनिया के जो 7 अजूबे होते हैं ना, उसमें लंबे टाइम तक जो है ये रहा है, क्योंकि अजूबे चेंज होते रहते हैं लगातार, आपको पता होना चाहिए बात, ठीक है ना। तो लंबे समय तक ये रहा है, ठीक है ना। और अगर ये अजूबा वास्तव में है, ठीक है ना, ये कैसे बनाया गया, ये इतने बड़े हैं ना, 40 मंजिला जो इमारत होती है उतने बड़े होते हैं ये पिरामिड, ठीक है, अप्रॉक्सीमेट। और ये 2 टन से लेकर 2000 टन बड़े बड़े पत्थरों से बनाए गए हैं। और ये पत्थर आए थे मेसोपोटामिया से, ठीक है ना। अगर मैं उनका इतिहास पे चला जाऊं तो बहुत बड़ा लेक्चर हो जाएगा ये, लेकिन इतना समझ लीजिए कि वो देश बहुत फेमस है पिरामिडों के कारण। वहां पिरामिड पाए जाते हैं बहुत बड़े बड़े, ठीक है। तो मिस्र देश का जो है एक शब्द है कीमिया। इसी कीमिया से बना है केमिस्ट्री, ठीक है ना। मैंने यहाँ हिंदी में लिख दिया कीमिया, का इंग्लिश में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे कीमिया। इसी कीमिया से बना है केमिस्ट्री। अब कहो सर कीमिया क्या शब्द है, कीमिया का मतलब क्या होता है? तो कीमिया का मतलब होता है ब्लैक सॉइल, यानी अगर बोले हिंदी में तो काली मिट्टी। काली मिट्टी, क्लियर है? तो आप कैसे नोट करेंगे? केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति मिस्र भाषा के कीमिया शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है काली मिट्टी। ये आप नोट कर लेंगे, ठीक है। ये है केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति। अब यहां पे दिमाग में आ रहा होगा एक बात, और आनी भी चाहिए, अच्छी बात है, कि जीव विज्ञान तो बड़ा आसान था। बायो प्लस लोगस यानी जीवन का अध्ययन, वहां तो साफ साफ मतलब क्या था। अब केमिस्ट्री का मतलब काली मिट्टी क्यों आ रहा है? केमिस्ट्री का मतलब जो है कुछ ऐसा आना चाहिए जिसका कोई मतलब निकले। जो केमिस्ट्री शब्द कीमिया से बना है, और कीमिया का मतलब क्या है? काली मिट्टी। काली मिट्टी से क्यों बनाया गया? क्यों काली मिट्टी से ही जो है, कीमिया से ही ये केमिस्ट्री बना है? तो इसके पीछे कहानी ये है कि जो सबसे पहला केमिकल बनाया गया था ना, जो सबसे पहला रसायन बनाया गया था, वो मिस्र में ही बनाया गया था। और वो बनाया गया था इसी मिट्टी के मदद से, ठीक है। तो जो सबसे पहला केमिकल बना था ना, वो जो है कीमिया से बना था, इसीलिए कीमिया से क्या बनाया गया? केमिस्ट्री। अब वो कैसे बना ये भी समझ लो। छोटी सी कहानी सुनाऊंगा 1-2 मिनट की। वैसे तो ये बहुत बड़ी कहानी है, ठीक है ना। मैंने इस पर बड़े बड़े वीडियो लेक्चर भी बनाए हैं, जिसमें मैंने बताया कि पिरामिड का निर्माण कैसे हुआ था, ठीक है, मम्मी क्या होती है, ठीक है। तो उनके बारे में मैं कभी चर्चा बताऊंगा, कभी बताऊंगा आप लोगों को कि कैसे वो वीडियो आप देखेंगे,
उसमें मैंने डिटेल में बताया है कि पिरामिडों का निर्माण कैसे हुआ था, क्या उसको लेके विवाद है, मम्मी क्या होती है। अभी यहाँ पे ध्यान दीजिए, ठीक है। तो देखो आप जो है ये बात जानी कि मिस्र की सभ्यता ऐसी थी कि वो लोग मानते थे, ठीक है ना, आज से 4000-5000 साल की पहले की बात है, बहुत पुरानी, जो हड़प्पा सभ्यता थी उसी के आसपास में वही सभ्यता थी। तो उन लोगों का ये मानना था कि जब इंसान मर जाएगा ना तो उसकी आत्मा चली जाएगी, फिर कुछ समय बाद जब उसका साइकिल पूरा हो जाएगा तो वो आत्मा आएगी। जैसे हमारे यहाँ कुछ लोग मानते हैं ना पूर्व जन्म की धारणा की, अगला जन्म होगा, पूर्व जन्म हुआ था, किसी को पूर्व जन्म की बातें याद आ जाती हैं, ठीक है। ठीक वैसे ही मिस्र के लोगों का ये मानना था, ठीक है, कि आत्मा चली गई है तो कुछ समय बाद वापस आएगी। तो वो कहते थे भाई वापस आएगी तब तो फिर शरीर रहेगा तभी तो वापस आएगी। शरीर को अगर हम लोग जला देंगे, नष्ट कर देंगे तो फिर आत्मा कहाँ जाएगी। तो वो लोग शरीर को बचाते थे कि भाई शरीर बचा लेंगे ना तो आत्मा वापस आ जाएगी। तो शरीर को बचाने के लोग करते क्या थे, तो शरीर को पहले तो जो है उसको नमक में डाल देते थे ताकि इसका जितना भी मॉइस्चराइजर है, जो पानी का मात्रा है, जो नमी है, वो सब निकल जाए। उसके बाद क्या करते थे, तो उसको बाहर निकाल के उसमें जो है एक लेप लगाते थे पूरी बॉडी पे। वो जो लेप था ना वो बॉडी को सड़ने से बचाता था, और वही लेप जो है बनाया जाता था कीमिया से। इस मिट्टी में एक खासियत थी कि ये जो है इसमें कुछ और भी मिलाते थे, लेकिन मेन यही था, और कुछ भी मिलाते थे। इस मिट्टी की एक खासियत थी कि ये बॉडी को सड़ने नहीं देती थी, तो पूरा बॉडी में लेप लगा देते थे। उसके बाद उस बॉडी को पट्टियों से पूरा बांध देते थे, पूरी बॉडी को पट्टियों से बांध देते थे, और उसे बोलते थे मम्मी। आपने जरूर मम्मी की पिक्चर देखी होगी, मम्मी के बारे में कहीं सुना होगा। उन्हें बोलते थे मम्मी, मम्मी को ऐसे बनाया जाता था। फिर मम्मी को बड़े बड़े ताबूत जो थे उनमें बंद कर दिया जाता था, और फिर वही जो पिरामिड, बड़े बड़े पिरामिड है ना, उन्हीं पिरामिडों के अंदर कुछ चैम्बर्स बने हुए थे, कुछ रूम बने हुए थे, उन्हीं रूम में ले आके रख दिया जाता था। क्योंकि ये बड़े बड़े पत्थर के बने हुए थे तो इनके अंदर क्या है कि ना बहुत ठंडी होती थी ना बहुत गर्मी होती थी। पत्थर घरों की खासियत होती है, और वो भी बहुत बड़े बड़े पत्थर थे, तो जाहिर सी बात है कि बाहर की गर्मी अंदर जा नहीं पाएगी, तो अंदर बिल्कुल ठंडा रहता था। अब ठंडा रहने से क्या होता है, तो बॉडी सड़ेगी नहीं, ठीक है ना। देखो बॉडी सड़ती क्यों है, मान लो आप मर गए तो आपकी बॉडी क्यों सड़ेगी, क्योंकि आपकी बॉडी डीकम्पोज्ड होगी, सड़ने लगेगी, बैक्टीरिया वायरस उसको खाने लगेंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर आपकी बॉडी को बर्फ में रख दिया जाए, फ्रिज में रख दिया जाए, फ्रीजर में, तो आपकी बॉडी नहीं सड़ेगी। तो जो पोस्टमार्टम, आपने कुछ फिल्मों में देखा होगा कि पोस्टमार्टम से पहले बॉडी को जब तक रखा जाता है तो एक फ्रीजर में रख दिया जाता है, ऐसे जो खींचने वाला होता है उसके अंदर बॉडी को रख के डाल दिया जाता है, वो फ्रीजर होता है। जैसे फ्रिज में जो फ्रीजर होता है बिल्कुल ठंडा होता है, उसमें बर्फ जम जाती है, तो उसी में बॉडी को रख दिया जाता है। उससे क्या होता है कि बॉडी डीकम्पोज नहीं होती है, जो शरीर है वो सड़ता नहीं है। तो इसके अंदर जो पत्थर के अंदर का जो चेम्बर है ना, यहाँ भी तापमान बहुत कम रहता था। तो ये जो बॉडी रखते थे वो लोग लेप लगा के, मम्मी जिसे बोलते थे, वो मम्मी सड़ती नहीं थी, बहुत बहुत सालों तक रहती थी, ठीक है। तो ये थी मम्मी की एक छोटी सी कहानी, ठीक है ना। मम्मी के बारे में जानना होगा तो कभी आप लोग कमेंट कीजिएगा इस वीडियो में, तो मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको मम्मी का वीडियो में अवेलेबल करा सकूंगा, जिससे आप लोग पूरा डिटेल में देख पाएंगे। लेकिन अभी इतना समझ लो कि मम्मी को तैयार करने के लिए सबसे पहले जो है एक केमिकल बनाया गया, एक रसायन बनाया गया, ठीक है, और वो केमिकल कीमिया की मदद से बनाया गया। तो सबसे पहला केमिकल बनाया गया कीमिया से, कई हजार साल पहले, 4-5 हजार साल पहले। तो इसीलिए कीमिया वर्ड से क्या बना है, केमिस्ट्री, ठीक है। तो ये रहा केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति। अब केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान में पढ़ते क्या है, इस पे चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए इसकी परिभाषा कैसे देंगे, जैसे जीव विज्ञान की दी है वैसे ही रसायन विज्ञान का देंगे। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम किसी पदार्थ की संरचना, किसी पदार्थ की संरचना, कामा संगठन, कामा संगठन, कामा गुणधर्म, कामा गुणधर्म तथा उसकी अभिक्रियाओं का, तथा उसकी अभिक्रियाओं का अध्ययन, अभिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं, ठीक है ना। ये इसकी परिभाषा है। पहले तो ये बात समझिए कि रसायन विज्ञान के अंदर हम किसी पदार्थ का अध्ययन करते हैं, जैसे ये एक पदार्थ है तो इसका भी अध्ययन करेंगे, ठीक है ना।
जितने भी पदार्थ हैं, पदार्थ क्या होता है तो जिसमें द्रव्यमान होता है स्थान को घेरते हैं। ठीक है, मैं एक वीडियो लेक्चर लूंगा, उसमें बताऊंगा कि पदार्थ और ऊर्जा क्या होती है डिटेल में, वो मैंने प्लान किया है। ठीक है, हो सकता है नेक्स्ट लेक्चर उसी पे हो या फिर उसके बाद वो डिटेल में बताऊंगा मैं कि पदार्थ ऊर्जा क्या होती है। लेकिन अभी समझ लो कि जो भी चीज़ें द्रव्यमान होती है स्थान घेरती है उसे बोलते हैं पदार्थ। तो सभी पदार्थों का अध्ययन जो है हम लोग रसायन विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। तो इसमें क्या अध्ययन करते हैं, पदार्थ पढ़ते तो हैं, लेकिन पदार्थ का क्या पढ़ते हैं, तो सबसे पहले पढ़ते हैं संरचना, कि पदार्थ बना कैसे, उसके अंदर की बनावट कैसी है। दूसरा पढ़ते हैं संगठन, ठीक है। तीसरा पढ़ते हैं गुणधर्म और फिर पढ़ते हैं अभिक्रियाएं। अभी सुनने में थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा होगा, लेकिन मैं अभी एग्जाम्पल समझा दे रहा हूं। तो मैं एग्जाम्पल के लिए एक पदार्थ ले रहा हूं, पानी। पानी क्यों लिया हूं, क्योंकि पानी सबसे सामान्य पदार्थ है जिसके बारे में सब जानते हैं। ठीक है, पानी का जो केमिकल फॉर्मूला होता है, रासायनिक सूत्र होता है, वो क्या होता है, H2O। नॉर्मल सी बात है। अब पानी की संरचना यानी H2O की संरचना कैसी होती है, तो 10th वाले तो हो सकता है थोड़ा मोड़ा जानते हो, जो 10th में पहुंच चुके हैं। 9th वाले तो बिल्कुल नहीं जानते होंगे, तो उस चुपचाप देख लीजिए कैसी होती है। जैसे मैं पढ़ाना शुरू करूंगा तो आप लोग भी सीख जाओगे कैसे संरचना बनती है। ये देख के डर मत जाना कि अरे ये कैसे बना रहे हैं सर, लेकिन बहुत आसान होगी। ठीक है ना, मैं आपको जब पढ़ाऊंगा पूरा 9th का सिलेबस, फिजिक्स पढ़ाऊंगा, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान पढ़ाऊंगा, तो आप सीख जाएंगे बिल्कुल अच्छे से कि कैसे हम लोग संरचना सूत्र बनाते हैं। ठीक है, तो जो H2O की संरचना होती है वो H सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H होती है। H एकल बंध, एकल बंध है। अब क्या होता है बंध, क्या होता है एकल बंध, द्विबंध, सब बात करेंगे। ठीक है, जब हम पढ़ाना शुरू कर देंगे तो अभी तो सिर्फ इंट्रोडक्शन चल रहा है। तो H एकल बंध O ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एकल बंध हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में एकल बंध है। ये इसकी संरचना है। ठीक है, संगठन में क्या होता है, तो संगठन यानी इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिशन, यानी इसमें हम लोग ये बात करते हैं कि कोई पदार्थ में क्या क्या चीजें हैं और किस किस मात्रा में। तो इसमें आपको दिख रहा है 2 हाइड्रोजन है, एक क्या है ऑक्सीजन, तो हम बोल सकते हैं 2 संबंध है 1। ठीक है ना, 2 संबंध है 1 का मतलब ये कि 2 हाइड्रोजन है और एक क्या है ऑक्सीजन। अब आप दुनिया में कहीं भी चले जाएं और कहीं का भी पानी उठा लें, हर जगह उसका संगठन यही होगा, यही कंपोजिशन होगा कि हर जगह के पानी में 2 हाइड्रोजन के एटम होंगे, यानी कि जो परमाणु होगा 2 हाइड्रोजन होगा और एक क्या होगा ऑक्सीजन होगा। कहीं का भी चले जाइए, संगठन को अगर समझना है तो और अच्छे से समझो। जैसे आप चाय बनाते हो ना, तो चाय का भी एक संगठन होता है, कंपोजिशन होता है कि चाय बनाते समय उसमें 4 गिलास हमने पानी डाला, 2 गिलास दूध डाला, 2 चम्मच जो है चाय पत्ती डाली, 4 चम्मच चीनी डाली। ठीक है ना, तो ये इसका एक संगठन हो गया कि हमने इतनी चीजें इसमें डाली है, इस मात्रा में डाली है। ठीक है, आपके घर की जो छत बनती है उसका भी एक संगठन होगा कि उसमें क्या पड़ा होगा, तो बालू पड़ा होगा, सीमेंट पड़ा होगा, गिट्टी पड़ा होगा, छड़ पड़ा होगा, जैसे सरिया बोलते हैं, सरिया लोहे का, इसके अलावा पानी पड़ा होगा। ये उसका कंपोजिशन, उसका संगठन हो गया। वैसे ही पानी में क्या क्या होता है, तो पानी में जो होता है हाइड्रोजन और क्या होता है ऑक्सीजन, और कितना होता है, तो 2 हाइड्रोजन होता है और एक क्या होता है ऑक्सीजन। ये इसका संगठन हो गया। पानी के गुणधर्म की बात करें तो पानी के गुणधर्म को पता ही होंगे। ठीक है ना, नीचे रॉड लगा है, डर लग रहा है कहीं लग के जो है हिल ना जाए। ठीक है, काफी लाइट के लिए जो है काफी सब व्यवस्था करनी पड़ती है, ऊपर नीचे हर तरफ रॉड लगा के। ठीक है, ताकि प्रॉपर लाइट रहे तो अच्छा विजुअल आएगा। ठीक है, वीडियो की थोड़ी क्वालिटी अच्छी रहेगी। तो बात कर लें गुणधर्म की। ठीक है, तो गुणधर्म की बात करें तो हम लोग देखेंगे कि गुणधर्म क्या होते हैं पानी के। तो सिंपल है, जैसे बात कर लेंगे शुद्ध पानी की बात करेंगे यहाँ पे। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि आपको हैंडपंप का पानी या फिर कहीं भी जो है कहीं का भी पानी पीने नाले वाले का तो कहेंगे अरे ये तो, वो बात नहीं। गुणधर्म बात करेंगे तो शुद्ध पानी, डिस्टिल वाटर, आशुद्ध जल जिसे बोलते हैं, उसकी बात करेंगे। तो शुद्ध पानी जो होता है स्वादहीन होता है। शुद्ध पानी जो होता है स्वादहीन यानी टेस्टलेस, इसमें कोई टेस्ट नहीं होता है। इसके अलावा गंधहीन होता है। गंधहीन का मतलब यह है कि इसमें कोई भी सुगंध नहीं होती है। ठीक है, इसके अलावा बात करें तो रंगहीन भी होता है। रंगहीन का मतलब यह है कि इसमें कोई भी रंग नहीं होता है। पानी ट्रांसपेरेंट होता है, पारदर्शी होता है। पानी के आर पार देख सकते हो, कभी देखना बाल्टी में आप गिलास में पानी रखे हो तो नीचे तक देख सकते हो आप। ठीक है, समुद्र का पानी जो है वो भी एकदम वही होता है, रंगहीन होता है। लेकिन आप कहोगे सर नीले कलर का क्यों दिखाई देता है, तो 10th वाले स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाएगा इस साल कि वो प्रकाश के प्रकीर्णन, प्रकाश चैप्टर पूरे जब पढ़ाएंगे ना लाइट, तो उसमें बताएंगे
ठीक है, कि आसमान नीला क्यों दिखाई देता है और पानी समुद्र का नीला क्यों दिखाई देता है, तो उसमें चर्चा करेंगे। लेकिन पानी का जो है कोई रंग नहीं होता है, जो भी रंग डाल दोगे वो उसी रंग का दिखने रहेगा, और रंग नहीं डालोगे तो वो पारदर्शी रहेगा। तो पानी स्वादहीन होगा, रंगहीन होगा, गंधहीन होगा, इसके अलावा उदासीन होगा। अब ये उदासीन का मतलब क्या हुआ, तो नहीं पता है तो सुन लो चुपचाप, जब पढ़ाऊंगा तो डिटेल में पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। अभी कहोगे सर कितना बता रहे हो, देखो एक ये इंट्रोडक्शन है जनरल इंट्रोडक्शन की, किसमें क्या पढ़ते हैं, ठीक है ना। इसमें कुछ चीजें मुझे पता है जो आप लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन मैंने कहा ना कि ये सब बस कहानी की तरह देखते जाओ। फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था, ठीक है ना, कहानी की तरह देखते जाओ। लेकिन जब मैं पढ़ाना शुरू करूंगा तो एक एक पॉइंट पढ़ाऊंगा मैं डिटेल में, तो आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं छोड़ूंगा, इस बात की गारंटी दे रहा हूं मैं, ठीक है ना। अभी बस देखते जाओ सिर्फ एक कहानी की तरह। तो पानी उदासीन होता है। उदासीन का मतलब होता है ना कि ना तो ये अम्लीय होता है ना तो क्षारीय होता है। अब क्या अम्ल क्षार होगा तो वो जब पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे, ठीक है ना। मैंने बोला कि जब पढ़ाऊंगा तो अच्छे से पढ़ाऊंगा। तो पानी उदासीन होता है। जैसे अम्ल क्या होता है, जैसे नींबू का जो पानी होता है, नींबू जो रस होता है वो अम्लीय होता है, खट्टा लगता है, ठीक है। और क्षारीय क्या होते हैं, तो जैसे आपके जो डिटर्जेंट, जैसे एरियल सर्फ एक्सेल यूज करते हो घर पे ना, जो साबुन यूज करते हो ना, उसमें जो है बेस पाया जाता है, क्षार पाया जाता है, तो वो कड़वा लगता है। कभी साबुन उमुन चख के देखना, ठीक है ना, साबुन सरफ को कभी टेस्ट करना, बहुत कड़वा सा लगता है, ठीक है। तो वो जो होता है क्षारीय होता है, साबुन सरफ जो भी आप यूज करते हैं, साबुन, सॉप, डिटर्जेंट। और जो नींबू का बात किया हूं मैंने, ठीक है ना, इन नींबू का जो रस होता है वो अम्लीय होता है। पानी में ना तो अम्लीय होता है ना तो क्षारीय, शुद्ध पानी जो है उदासीन होता है। इसका पीएच मान 7 होता है, ठीक है ना। 7 से ज्यादा जिसका मान होता है वो क्षारीय होता है, 7 से कम होता है वो अम्लीय, और 7 होता है तो उदासीन होता है, ठीक है। तो इसका जो पीएच मान होता है पानी का वो 7 होता है, ठीक है। पीएच मान भी पढ़ेंगे हम लोग, जब अम्ल क्षार की पढ़ाई करेंगे तो पीएच मान भी पढ़ेंगे। अभिक्रियाएं की बात करें तो अभिक्रियाएं तो बहुत सारी हो सकती हैं पानी की, बहुत सारी। जैसे मेरे हाथ में ये है कैल्शियम कार्बोनेट, तो इसकी अभिक्रिया कैसे होगी, तो CaCO3 में जब हम लोग पानी मिलाते हैं ना तो ये बनाता है CaOH का ट्वाइस प्लस CO2, गैस तो ऊपर उड़ जाएगा, और प्लस यहां पे हीट आती है, बहुत ज्यादा हीट, H बना रहा हूं, ठीक है ना। अब इस बात को समझो, इसका क्या मतलब है, ठीक है ना। H नहीं दिख रहा है यहां पे हीट, तो मैं इधर दिखा दे रहा हूं हीट। ये देखो ये चूना पत्थर है, हिंदी में बोले थे इसको, ठीक है ना, लाइमस्टोन। तो कभी आपने घर पे चूना कली की है? चूना कली मतलब आजकल तो पेंट आ गए हैं, डिस्टेंपर बहुत सारे टाइप के आ गए हैं, लेकिन पहले के जमाने में, अभी भी क्या होता है कहीं कहीं, ठीक है ना, तो लोग पहले चूना लाते थे, दुकानों से खरीद के चूना लाते थे, चूना पत्थर के रूप में बड़े बड़े होते थे। उनको क्या करते थे वो लोग, पानी के अंदर डाल देते थे और तुरंत उससे पेंट करना शुरू नहीं करते थे, उसको पहले रात भर छोड़ देते थे शांत होने के लिए, गुस्से में रहता था वो। होता क्या था कि यही चीज लेके आते थे, कैल्शियम कार्बोनेट यानी चूना पत्थर, जैसे इसको पानी में डालते थे ना वो खौलने लगता था एकदम। और नॉर्मल खोलना नहीं कि मतलब ऐसे थोड़ा मोड़ा, अच्छा खासा खोलता था, लगता था कि नीचे खूब भयंकर आग लगा दी गई है। यकीन ना हो तो कभी आप एक घर पे एक्सपेरिमेंट करिएगा, और कुछ लोगों को तो यकीन हो ही गया होगा, कुछ लोगों ने जरूर देखा होगा, ठीक है ना। तो कैल्शियम कार्बोनेट यानी चूना पत्थर आप जब मार्केट से लाके पानी में डालोगे तो पूरा वो खौलने लगता है, ठीक है। क्योंकि यहां पर जब रिएक्शन होता है, जब अभिक्रिया होती है तो बहुत सारी उष्मा निकलती है, हीट मतलब उष्मा निकलती है बहुत सारी, तो वो खौलना शुरू कर देता है। क्लियर है। और साथ में बनाता क्या है, तो बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसे बोलते हैं बुझा हुआ चूना। ये खड़ा चूना है, ये बुझा हुआ चूना है, बुझ गया, शांत हो जाएगा। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, तो जैसे जैसे वो खौलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड उसके साथ ऊपर ऐसे ऐसे निकलती रहेगी, सफेद सफेद आप देखेंगे तो निकलती रहेगी, ठीक है ना। कभी एक्सपेरिमेंट कीजिएगा, बड़ा अच्छा एक्सपेरिमेंट है, नॉर्मल सा है, कुछ नहीं, किसी बाल्टी में पानी रख दीजिएगा, थोड़ा सा इतना चूना डाल दीजिएगा खड़ा, देखिए कुछ देर में वो उबलेगा, ऐसे धुआं, वो हल्का हल्का धुआं ऊपर आता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड होगा। और ये गर्मी जो है इतनी ज्यादा हो गई, पानी कितने डिग्री सेल्सियस पे उबलता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे। इसका मतलब ये है कि हम लोगों ने कुछ गर्मी नहीं दी, हम लोगों ने बस इन दोनों को मिला दिया, खुद ही इतनी गर्मी हो गई कि पानी उबलने लगा, यानी पानी का टेम्परेचर 100 या 100 से ऊपर चला गया, तभी तो पानी उबल रहा है। तो ये हो गए, तो ये पानी की अभिक्रिया है, ऐसे बहुत सारी अभिक्रियाएं हो सकती है। क्लियर है बात।
तो यहाँ पे एक बात समझो कि ये तो चूना पत्थर हो गया, इसको यहाँ पे देख लिया आप लोगों ने, इसके अलावा मार्केट में मिल जाएगा। ये क्या है, तो इसको भी आप लोगों ने देखा होगा, जैसे आप लोगों ने कभी पान की दुकान देखी है, ठीक है ना, पान की दुकान हो या फिर गुटखे की दुकान हो, ठीक है, जो भी दुकानें होती हैं, तो उनके नीचे एक छोटी सी मेट रखी होती है, जैसे बर्तन कटोरा रखा होता है, कुछ भी रखा होता है, उसमें जो है चूना रखा होता है पानी के साथ, तो वो यही वाला चूना होता है, ठीक है ना, बुझा हुआ चूना। तो लोग क्या करते हैं उसको, तो लोग खैनी जो खाते हैं, खैनी सुरती बोलते हैं इसे, ठीक है ना, तो खैनी या सुरती खाने वाले लोग क्या करते हैं, तो एक छोटा सा डब्बा होता है उनके पास, ठीक है ना, जिसमें वो लोग खैनी को भर के रखते हैं, तो उसी में जो है वो चूने को भी भर लेते हैं, ठीक है, तो वो जो है खैनी के साथ मिलाकर खाते हैं, ठीक है। हम नहीं खाते हैं, डोंट वरी, क्लियर है। तो मैंने सबने देखा है भाई, हमने भी देखा है, सब लोग, जाहिर सी बात है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपने शहरों में भी देखा होगा, गाँव में भी देखा होगा, गाँव में थोड़ा ज़्यादा देखा होगा, शहर के साइड थोड़ा सा कम है, लेकिन देखा जरूर होगा, ठीक है। तो ये होता है भुजा हुआ चूना, क्लियर है। तो ये रहा रसायन विज्ञान की परिभाषा। एक बार फिर से रिपीट कर दूं, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी पदार्थ की संरचना कामा संगठन कामा गुणधर्म तथा अभिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। और मैंने एक एग्जाम्पल लेके पानी का ये बात दिखा दिया कि कैसे कैसे अध्ययन करते हैं, कैसे उसकी संरचना, संगठन, गुणधर्म और उसकी अभिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। ऐसे ही हर पदार्थ का करेंगे। अभी तो मैंने पानी लिया है, बहुत सभी पदार्थों का अध्ययन करना है, चाहे वो कार्बनिक हो चाहे अकार्बनिक हो, कोई पदार्थ हो, ठीक है। तो ये होती है रसायन विज्ञान। अब रसायन विज्ञान का जनक कौन है, तो जैसे मैंने जीव विज्ञान बताया तो उसका जनक बताया आपको कि अरस्तु थे। अब बात कर ले रसायन विज्ञान का जनक कौन है, तो ये है लैवासिए। तो पूरा नाम तो इनका है एंटोनियो एल लैवासिए, लेकिन आप शॉर्ट फॉर्म में याद रखिए, ठीक है, लैवासिए, ठीक है ना, लास्ट टाइम इनका लैवासिए है। और जो वेस्टर्न कल्चर है ना, जो, ठीक है ना, पश्चिम की सभ्यता है, यूरोप की, अमेरिका की, उधर क्या होता है कि उधर लास्ट नेम ही मेन नेम होता है। जैसे अल्बर्ट आइंस्टीन को कोई अल्बर्ट नहीं बोलता है, आइंस्टीन बोलते हैं। सर आइजक न्यूटन को कोई आइजक नहीं बोलता है, न्यूटन बोलता है, ठीक है ना। थॉमस अल्वा एडिसन को कोई थॉमस अल्वा नहीं बोलता है, एडिसन बोलता है। लेकिन हमारी सभ्यता जो है इंडिया में, जैसे कौशल आनंद सिंह है, तो हमको सिंह कोई बोलेंगे, कभी कभी लोग मिस्टर सिंह बोलते हैं, लेकिन नॉर्मली कौशल के नाम से पुकारेंगे, ठीक है ना। यानी यहाँ आगे का नाम का ज़्यादा महत्व है और फॉरेन में पीछे का नाम का ज़्यादा महत्व होता है, टाइटल जिसे बोलते हैं उसका ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है। तो लैवासिए आप नाम याद कर लिए, काफ़ी याद कर लिए, ठीक है। तो ये है रसायन विज्ञान के जनक। अब रसायन विज्ञान को भी जो है 3 भागों में, जैसे जीव विज्ञान को 2 भागों में बांटा गया था, रसायन विज्ञान को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, तो पहला होता है कार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन, ठीक है ना, इसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो बहरहाल अगर बताऊं ये बात तो मैं आप लोगों को कि अभी 9th और 10th में तो आप लोगों को जो है रसायन विज्ञान को एक ही सब्जेक्ट की तरह पढ़ना है, कार्बनिक और कार्बनिक अलग अलग नहीं पढ़ना है। लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूं कि रसायन विज्ञान को भी 3 भागों में बांटा गया है, जान लोगे तो अच्छा ही है आपके लिए। तो नाम से ही क्लियर है कि जिन चीजों में कार्बन पाया जाएगा, आपको पता है ना, कार्बन बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व होता है। तत्व 118 है, ठीक है ना, 118 से भी ज़्यादा ढूंढ लिए गए हैं, उनके ऊपर भी रिसर्च चल रही है। लेकिन आप अगर आवर्त सारणी को देखेंगे, एक बड़ा सा चार्ट होगा आपकी किताब उताब में या फिर कहीं ना कहीं देखे होंगे, आवर्त सारणी में जो है 118 तत्व हैं। 118 तत्वों में सबसे महत्वपूर्ण तत्व जो होता है वो कार्बन होता है। तो जिन पदार्थों में कार्बन पाया जाता है उसे, उनका अध्ययन जब करते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं कार्बनिक रसायन, ठीक है ना। तो सिंपल सी परिभाषा हो जाएगी इसकी कि रसायन विज्ञान की वह शाखा, तो ये विज्ञान की शाखा नहीं है, विज्ञान की शाखा रसायन विज्ञान थी, अब रसायन विज्ञान की यह शाखा है। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें कार्बन तथा कार्बन के यौगिकों का अध्ययन करते हैं। कार्बन का तो अध्ययन करते ही हैं, कार्बन के यौगिक, कार्बन के यौगिक मतलब यह है कि जैसे कार्बन तो हो गया, जैसे CH4 हो गया, C2H4 हो गया, C2H6 हो गया, ठीक है ना, इन सब C2H2 हो गया, ETC, इन सब का अध्ययन करते हैं। यानी कार्बन और कार्बन के यौगिक, यानी मतलब कार्बन के साथ कुछ और जुड़ जाए, तो इन सभी का अध्ययन किसमें करते हैं, कार्बनिक रसायन में, ठीक है।
अब इन सबको क्या बोलते हैं, ठीक है ना, ये सब क्या होते हैं, तो जो हम लोग आगे पढ़ेंगे केमिस्ट्री रसायन विज्ञान तो उस पर चर्चा होगी। ये मेथेन है, ठीक है ना, ये एथेन है, ये एथीन है, ये एथाइन है। अब ये कैसे नाम हो रहा है, क्या हो रहा है, ये सब पढ़ेंगे, ठीक है ना। नामकरण भी पढ़ लेंगे, नामकरण आपको सबका नाम भी याद हो जाएगा। ये इसका एक रूल होता है, रटना नहीं पड़ता है, उसे बोलते हैं आईपीएससी पद्धति, ठीक है ना, आईपीएससी सिस्टम। तो पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। तो ये हो गया कार्बनिक रसायन। दूसरा जो इसका पार्ट है, दूसरा जो इसकी शाखा है वो है अकार्बनिक रसायन। अकार्बनिक रसायन, इसे हम लोग बोलते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। तो जैसे कार्बनिक था उसी का उल्टा अकार्बनिक है। तो कार्बन तथा कार्बन के यौगिकों का अध्ययन करते थे कार्बनिक रसायन में। तो इसमें क्या बोलेंगे कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें कार्बन तथा कार्बन के यौगिकों के अतिरिक्त अन्य सभी तत्वों और उनके यौगिकों का अध्ययन करते हैं, ठीक है ना। परिभाषा लिख लिए कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बन तथा कार्बन के यौगिकों के अतिरिक्त अन्य सभी तत्वों और उनके यौगिकों का अध्ययन करते हैं। यानी समझो, कार्बन को छोड़ दो और कार्बन के जो जुड़े हुए यौगिक हैं उनको भी छोड़ दो, तो बाकी जितने बचेंगे, जैसे हाइड्रोजन हो गया, ये भी तत्व है, हीलियम हो गया, लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, ऐसे बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ये सब जितने भी हैं, ठीक है ना, इन सभी का अध्ययन करेंगे हम लोग अकार्बनिक रसायन में। और इनके यौगिकों का भी, जैसे अगर बात करें H2O, इसका भी अध्ययन किसमें करेंगे, अकार्बनिक में, ठीक है ना। इसके अलावा बात कर लें KMNO4, ठीक है ना, इसका भी अध्ययन किसमें करेंगे, तो हम लोग अकार्बनिक रसायन में। जितने भी आपको, जैसे मान लो कोई अमोनिया, NH3 बोलते हैं, अमोनिया गैस होती है, इसका भी अध्ययन किसमें करेंगे, इसी के अंतर्गत करेंगे। ऑक्सीजन गैस, इसका भी अध्ययन किसमें करेंगे, अकार्बनिक रसायन में करेंगे, ठीक है ना। जितने भी आपको दिखने वाले हैं, जैसे नमक NaCl, सोडियम क्लोराइड बोलते हैं इसको, उसका अध्ययन किसमें करेंगे, अकार्बनिक रसायन। ये कार्बन नहीं है, ये क्लोरीन है, ठीक है ना। 9th वाले अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो तो समझ जाए, ठीक है ना। 10th वाले तो जानते ही होंगे, पढ़ चुके होंगे। NaCl तो सोडियम होता है, ये क्लोरीन होता है। हमको लगता है ये सब बातें सबको पता होगी, बहुत कॉमन बातें हैं, ठीक है ना। फिर भी मैं थोड़ा एक बच्चे बता देता हूँ ताकि कुछ बच्चों को नहीं पता हो तो वो ध्यान दें इस बात को। ये है सोडियम क्लोराइड, नमक जो आप घर पे यूज करते हैं। तो ये सभी के सभी एग्जाम्पल है अकार्बनिक रसायन के, यानी इन सभी का अध्ययन हम लोग अकार्बनिक रसायन में करते हैं, ठीक है ना। तो बस यही बेसिक अंतर है कि कार्बनिक रसायन में कार्बन और कार्बन के जो है साथी जितने हैं यौगिक, उनका अध्ययन करते हैं। और बाकी जितने भी तत्व हैं, 118 तत्व होते हैं, उसमें से कार्बन को छोड़ के बाकी जितने तत्व हैं, ठीक है ना, उनका अध्ययन और उनके जो यौगिक होंगे उनका भी अध्ययन हम लोग किसमें करते हैं, अकार्बनिक रसायन में, ठीक है। तो ये हो गया कार्बनिक और अकार्बनिक। अब यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा आप लोगों को, कुछ अपवाद भी हैं इसमें। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखो, रसायन विज्ञान को अपवादों का विज्ञान कहते हैं। रसायन विज्ञान की कोई भी नियम आएगा तो उसका एक अपवाद जरूर आ जाएगा। एक क्या मतलब, बहुत सारे अपवाद आ जाएंगे, लेकिन अपवाद आते जरूर हैं। तो यहां पर भी अपवाद है, अपवाद, एक्सेप्शन क्या है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, यहां भी कार्बन है और यहां भी कार्बन है। तो नियम यह कहता है कि कार्बन है तो इसका अध्ययन करना चाहिए कार्बनिक रसायन में, लेकिन नहीं करते। इसका अध्ययन हम लोग कार्बनिक रसायन में नहीं करते हैं, अकार्बनिक में करते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो गुण है ना वो कार्बनिक यौगिकों से नहीं मिलता है। जो कार्बनिक यौगिक ये वाले थे ना, CH4, C2H6, इनसे इसका गुण मिलता नहीं है। ये जो गुण दिखाते हैं, अपना प्रॉपर्टी दिखाते हैं, वो अकार्बनिक की तरह दिखाते हैं, इसीलिए इसका अध्ययन हम लोग कार्बनिक रसायन में नहीं करते हैं। तो ये अपवाद है। और सिर्फ यही दो नहीं है, और भी बता रहा हूं, ठीक है ना। और क्या हो सकता हूं, तो जैसे मतलब आप लोग बता दूं, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट दिखा दे रहा हूं, ठीक है ना। सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट। तो कार्बोनेट, कार्बोनेट क्या होता है समझो।
तो जिसके लास्ट में CO3 लग जाए उसे बोलते हैं कार्बोनेट। जैसे अभी अभी एग्जाम्पल इसी का दिया था, मिल ही गया हम लोगों को, सी कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर, CaCO3, लास्ट में CO3 है तो बोलेंगे कैल्शियम कार्बोनेट। तो कार्बन तो इसमें भी तो है, Ca यानी कैल्शियम, C यानी कार्बन, O मतलब ऑक्सीजन। तो ये कार्बन है, तो कार्बन है तो नियम कहेगा कि भाई इसकी पढ़ाई किसमें करो, कार्बनिक रसायन में, क्योंकि कार्बनिक रसायन की परिभाषा क्या करती है, कार्बन तथा कार्बन के यौगिकों का अध्ययन। लेकिन इसमें कार्बन तो है, लेकिन इसका अध्ययन हम लोग कार्बनिक रसायन में नहीं करते, क्योंकि इसका गुण कार्बनिक यौगिकों से मिलता नहीं है। ठीक है, तो जहां भी आपको कार्बोनेट दिख जाए लास्ट में CO3, वहां आपको कार्बन दिखेगा, लेकिन उसकी स्टडी आप लोग कभी भी कार्बनिक में नहीं करेंगे, अकार्बनिक में करेंगे। ये अपवाद है। तो देखो 3 अपवाद यहां हो गए, और अपवाद देखो, बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट। अब कहोगे बाइकार्बोनेट क्या है, तो देखो जिसके लास्ट में HCO3 लगाओ उसे हम लोग बोलते हैं बाइकार्बोनेट। जैसे इसका सबसे फेमस एग्जांपल ये है, एग्जांपल तो बहुत सारे फेमस, ये सोडियम बाइकार्बोनेट। ये क्या होता है, तो ये होता है बेकिंग सोडा, हिंदी में बोले तो खाने वाला सोडा। तो आपके घर में कभी भी पुआ या ब्रेड पकौड़ा या फिर कोई भी ऐसा चीज़ बनता हो स्पेशल टाइप का, तो उसमें खाने वाला सोडा पड़ता होगा। अगर आपको नहीं पता है तो अपनी मम्मी से पूछिएगा तो बता देंगे, ठीक है ना। जो खाने वाला सोडा होता है, बेकिंग सोडा, उसका फार्मूला होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ये है HCO3। तो जहां HCO3 होगा वहां भी कार्बन होगा, वहां भी कार्बन होगा, लेकिन इसकी भी स्टडी हम लोग कार्बनिक रसायन में नहीं करते हैं, अकार्बनिक में करते हैं। तो ये भी अपवाद हो गया। एक और है साइनाइड। साइनाइड, साइनाइड वो होता है जिसके लास्ट में CN लगा होता है, ऐसे CN, जैसे हाइड्रोजन साइनाइड, पोटेशियम साइनाइड, ये सब खतरनाक जहर है। साइनाइड जहर भी होता है, जहर बनाता है, ठीक है ना। ऐसा माना जाता है कि दुनिया का सबसे खतरनाक जहर यही है, जल्दी, बहुत जल्दी मौत कर देता है इंसान की। तो साइनाइड जो है ना, वो कार्बन है और नाइट्रोजन है। तो जहां कार्बन नाइट्रोजन है वो साइनाइड है लास्ट में, ठीक है ना। तो कार्बन है ना, इसकी स्टडी भी कार्बनिक रसायन में करनी चाहिए, लेकिन नहीं, क्योंकि अपवाद है, ठीक है ना, क्योंकि इसका गुण अकार्बनिक से मैच करता है, अकार्बनिक से। तो बस इतना काफी है, तो ये नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है ना। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, साइनाइड, ठीक है ना। ये सभी कार्बन के यौगिक है, ये सभी कार्बन के यौगिक है, लिखिए भाई, ये सभी कार्बन की यौगिक है, परंतु इसका अध्ययन हम लोग कार्बनिक रसायन के अंतर्गत नहीं करते हैं, अकार्बनिक रसायन के अंतर्गत करते हैं, ठीक है ना। ये नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से हमारा बन गया। अब हम लोगों ने पूरा डिटेल में पढ़ लिया कि रसायन विज्ञान की 2 शाखाएं थी, कार्बनिक रसायन और अकार्बनिक रसायन। उसमें क्या क्या पढ़ते हैं कार्बनिक में और क्या पढ़ते हैं अकार्बनिक में, पढ़ लिया। कुछ अपवाद थे वो बता दिया। अब रसायन विज्ञान की 3री शाखा है, हालांकि इससे आपको अभी कुछ लेना देना तो है नहीं, लेकिन बस बता दें आपकी जानकारी के लिए, क्योंकि ये लेक्चर जानकारी के लिए ही आपको है। फिजिकल केमिस्ट्री, इसे बोलते हैं हम लोग भौतिक रसायन। जैसे ही आप लोग इंटर में जाएंगे ना 11th-12th में, तो आपका परिचय इससे होगा, ठीक है। जितने भी ब्रांच बता रहा हूं ना, ये जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, कार्बनिक रसायन और कार्बनिक रसायन, ये सभी 11th-12th में आपको मिलेंगे, ठीक है। 10th तक तो सब ज्वाइंट रहते हैं, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान। जैसे पढ़ोगे 11th में सब बढ़ जाएंगे, ठीक है, 11th-12th में। तो एक थर्ड जो है हमारा ब्रांच आ गया रसायन विज्ञान का, इसे बोलते हैं हम लोग भौतिक रसायन, फिजिकल केमिस्ट्री। इसके बारे में अभी बस इतना ही जान लो कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोग रासायनिक अभिक्रियाओं की गणित को समझते हैं, यानी रसायन विज्ञान में कुछ ना कुछ गणित होती है, ठीक है ना। रसायन विज्ञान की भी अपनी गणित होती है कि जैसे कोई अभिक्रिया हो रही है तो उसमें कितने अणु परमाणु भाग ले रहे हैं, कितने मोल अणु परमाणु भाग ले रहे हैं, तो कितने अणु परमाणु बन रहे हैं, ठीक है ना। इन सभी की संख्याएं कितनी हैं, इनका गुणा भाग, ठीक है ना। जितनी भी गणित है, सिंपल समझिए, रसायन विज्ञान की जो गणित है, अभिक्रियाओं का जो मैकेनिज्म है, क्रियाविधि है, इन सभी का अध्ययन हम लोग किसमें करते हैं, भौतिक रसायन में, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात यही है, लिख लीजिएगा, रसायन विज्ञान की वह शाखा
जिसके अंतर्गत हम रसायन विज्ञान की गणितीय संक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। कि रसायन विज्ञान में कौन कौन सी मैथमेटिक्स, कौन कौन सी गणित यूज होती हैं, कौन कौन से फॉर्मूले यूज होते हैं, उसे हम लोग भौतिक रसायन कहते हैं। गणितीय संक्रियाओं का अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग भौतिक रसायन कहते हैं। ठीक है, तो ये है आपकी थर्ड ब्रांच। आपके लिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है अभी के लिए, बट ये जान लीजिए कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम रसायन विज्ञान से जुड़े हुए गणितीय संक्रियाओं का अध्ययन करते हैं, गणितीय संक्रियाओं का अध्ययन करते हैं, उसे भौतिक रसायन कहते हैं। ठीक है, तो ये रसायन विज्ञान खत्म हो गया। अब क्या है कि लास्ट में बचा है भौतिक विज्ञान। ठीक है ना, सबसे इंटरेस्टिंग विज्ञान भौतिक विज्ञान, आमतौर पे यही माना जाता है। ठीक है ना, बहुत से बच्चों को पसंद होता है और टीचरों का भी बहुत फेवरेट होता है भौतिक विज्ञान। तो चलिए चलते हैं कि भौतिक विज्ञान का मतलब क्या होता है, वो शब्द कहाँ से आया, उसमें उसकी परिभाषा क्या है और उसको कितने भागों में बांटा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो चलिए स्टूडेंट्स, अब आते हैं हम लोग लास्ट में एक ब्रांच भौतिक विज्ञान पे। हालांकि देखा जाए तो लास्ट में पढ़ा रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे मेन ब्रांच यही है। दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है वो हो रहा है फिजिक्स के कारण। कैसे, तो समझेंगे आगे हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान दो, भौतिक विज्ञान, तो भौतिक शब्द का मतलब ही होता है बाहर का। मतलब जैसे अगर आप लोग कभी लेक्चर सुनते हो बाबा बाबू जी का, तो बोलते हैं ना, बाबा बाबू जी का लेक्चर सुनते हो तो बोलते होंगे वो लोग कि भौतिक लगाव मत रखिए, भौतिक दुनिया से दूर रहिए, स्पिरिचुअल दुनिया में आइए। स्पिरिचुअल मतलब आंतरिक सुख पे ध्यान दीजिए, मन के सुख पे ध्यान दीजिए। तो मतलब उनके कहने का मतलब होता है भौतिक मतलब बाहर की दुनिया। तो बाहर की दुनिया यानी पूरा की पूरी प्रकृति, ये बाहर का मतलब बात करें तो ये जो आपका नेचर है। ठीक है ना, अगर आप बात करें बाहर, तो बाहर का मतलब ये नहीं कि आपके कमरे में जो चीज़ है या फिर आपके घर के बाहर जो चीज़ है। बाहर का मतलब पूरा यूनिवर्स आपको बाहर से घेरा हुआ है। ठीक है ना, पूरा का पूरा नेचर आपको बाहर से घेरे हुए है। ठीक है, ये सूर्य, ये चांद, ठीक है ना, ये गैलेक्सी, ये आकाशगंगा, सब कुछ, यानी कि पूरी की पूरी भौतिक दुनिया का अध्ययन किसमें करते हैं हम लोग? भौतिक विज्ञान। इसके हिंदी का मतलब है पूरी भौतिक दुनिया जो आपको घेरी हुई है आपके आसपास से, ये हवा, पानी, ठीक है ना, बादल, तारे, आसमान, नीचे पृथ्वी, ये सब कुछ, ये भौतिक दुनिया का अध्ययन किसमें करते हैं हम लोग? भौतिक विज्ञान में। और अगर बात करें इसकी फिजिक्स की यानी इंग्लिश की बात करें तो ये भी जान लेते हैं भाई ये कहाँ से आई है। जब बायोलॉजी का पढ़े, केमिस्ट्री का पढ़े तो इसका कैसे छोड़ेंगे। ठीक है ना, तो फिजिक्स शब्द जो है फिर से वहीं से आया है, ग्रीक से। ठीक है ना, यानी फिर से ग्रीक आ गया। तो बायोलॉजी भी ग्रीक से आई थी, केमिस्ट्री सिर्फ मिस्र से आ गई थी। ठीक है ना, लेकिन फिर से फिजिक्स कहाँ से आ गया? ग्रीक से। तो फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के फ्यूसिस शब्द से हुई है। फ्यूसिस, चाहे तो आप हिंदी में लिख लें फ्यूसिस या फिर इंग्लिश में लिख लें। तो फ्यूसिस शब्द का मतलब होता है नेचर। नेचर का मतलब प्रकृति, यानी जो चीज मैंने आपको हिंदी में भी समझाई है ना कि भौतिक दुनिया का मतलब कि पूरी पूरी प्रकृति, वही चीज इंग्लिश में है। फिजिक्स शब्द, आप लोग लिख लीजिए बात, फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के फ्यूसिस शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है प्रकृति, नेचर। यानी यहीं से पता चल गया कि प्रकृति के अध्ययन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? भौतिक विज्ञान। पूरी प्रकृति के अध्ययन को ही हम लोग बोलते हैं भौतिक विज्ञान। क्लियर है? और इसकी परिभाषा क्या होगी देख लेते हैं। तो इसकी परिभाषा बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत सिंपल है। ठीक है, प्रकृति में, ठीक है ना, इसकी परिभाषा लिखूं या फिर बोल ही दूं आप लोगों को? ठीक है, प्रकृति में होने वाली सभी घटनाओं, ठीक है ना, के नियमों तथा सिद्धांतों का अध्ययन हम लोग भौतिक विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। ठीक है ना, यानी समझिए कि अगर मैं इसको ऐसे बताऊं कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोग प्रकृति के नियमों तथा सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं, उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। ऐसे लिखे तो अच्छा रहेगा। ठीक है ना, दोनों सही है। या तो लिख दीजिए प्रकृति में जो भी घटनाएं हो रही है उसके नियम तथा सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं, ये भी सही है। दूसरा लिख सकते हैं परिभाषा, देखिए कहा ना कि एक चीज की परिभाषा कई तरीके से दे सकते हैं, मतलब वही निकलना चाहिए कि आप जो बता रहे हैं वो सही होना चाहिए। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत
हम प्रकृति के नियमों तथा सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। ठीक है ना। प्रकृति के जो भी नियम है, प्रकृति के जो भी नियम है और क्या है, सिद्धांत है कि हमारी प्रकृति काम कैसे करती है। ठीक है ना। जैसे 9th क्लास में पढ़ोगे न्यूटन के नियम। न्यूटन ने 3 नियम दिए थे। पहला जड़त्व का नियम कि कोई वस्तु अगर रखी है तो रखी रहेगी जब तक कि उस पर बाह्य बल ना लगाओ। ये नियम हो गया एक, ये प्रकृति ऐसे काम करती है। न्यूटन ने बस वो देख लिया, न्यूटन ने ऐसा समझा कि बल लगाओगे तभी चलेगा वस्तु, मैंने बोल दिया तो होगा वरना नहीं होगा। अरे न्यूटन ने ढूंढा कि प्रकृति में क्या होता है, उसको बताया। जैसे ये बताया कि जड़त्व का नियम, कोई वस्तु रुकी है तो रुकी रहेगी जब तक उस पर बाह्य बल ना लगाओ। दूसरा नियम बताया कि F बराबर m में किसी वस्तु पे बल लगाओगे तो उसमें त्वरण आएगा, वस्तु चलने लगेगी। तीसरा नियम बताया कि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कि किसी वस्तु पे बल लगाओगे तो वो वस्तु भी बल लगाएगी और बराबर बल लगाएगी। दीवार को धक्का मारोगे, दीवार भी धक्का मारेगा बराबर बल से। इसे बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। एक और नियम दिया न्यूटन ने कि किसी वस्तु को छोड़ोगे तो वो कहाँ चली जाती है, नीचे। किस बल के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो उन्होंने एक नियम दिया गुरुत्वाकर्षण का नियम, पढ़ेंगे उसको। ठीक है ना। 10th में जो आए हो तो पढ़ चुके हैं, जो 9th वाले होंगे पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण का नियम। ऐसे बहुत सारे नियम और बहुत सारे सिद्धांत। अब जब भौतिक विज्ञान पढ़ोगे तो क्या पढ़ोगे, बस यही तो पढ़ते हो कि साइंटिस्ट ने ये नियम दिया, उन्होंने ये नियम दिया, ये सिद्धांत है, ये इस सिद्धांत से होता है। कूलाम का नियम, न्यूटन का नियम, ठीक है ना, फैराडे का नियम, ठीक है ना, गॉस थ्योरम, गॉस का सिद्धांत, यही सब तो पढ़ना है ना हम लोगों को कि प्रकृति में जो भी चीजें हो रही हैं वो किस नियम और किस सिद्धांत पे काम कर रही हैं, वही कहलाता है भौतिक विज्ञान। इसलिए मजा भी आता है भौतिक विज्ञान पढ़ने में, क्योंकि भौतिक विज्ञान के जो एग्जाम्पल होते हैं ना वो रियल लाइफ एग्जाम्पल होते हैं कि आपके आसपास जो चीजें हो रही हैं वो क्यों हो रही है। जैसे आप चल पा रहे हैं, क्यों चल पा रहे हैं, तो घर्षण के कारण, फ्रिक्शन के कारण। आप कूद पा रहे हैं तो क्यों कूद पा रहे हैं, तो वही क्रिया प्रतिक्रिया नियम के कारण। आप नीचे बल लगाएंगे तो पृथ्वी आपको ऊपर धक्का मारेगी, न्यूटन का तीसरा नियम, तो आप कूद दे रहे हैं। ठीक है ना। तो ये भौतिक विज्ञान की खासियत है कि भौतिक विज्ञान आम जीवन का विज्ञान है। यानी भौतिक विज्ञान आपको जो है इंटरेस्टिंग इसलिए लगता है क्योंकि इसके एग्जाम्पल आपको ज्यादातर दिख जाते हैं। ठीक है ना। ज्यादातर, कुछ तो छोड़ ही दो, मतलब कुछ एकदम एक्सट्रीम होंगे तो भाई वो अलग बात है। अगर बहुत छोटी और बहुत बड़ी चीजों की बात होने लगेगी तो वहां पे तो मुश्किल हो जाएगा। लेकिन सामान्य जीवन में जो भी कुछ भी हो रहा है, ठीक है ना, आसमान का नीला दिखना, ठीक है ना, इंद्रधनुष का बनना, ठीक है, सूर्य का जो है सुबह और शाम को लाल दिखाई देना, ये सब कुछ पढ़ना है 10th में आप लोगों को। ठीक है ना। और ये सब भौतिक विज्ञान ही सिखाएगा आपको। प्रकाश जब चैप्टर पढ़ोगे ना, प्रकाश, लाइट, तो उसमें सब पढ़ना है आप लोगों को। तो प्रकृति में होने व प्रकृति के सारे नियमों और सारे सिद्धांतों का अध्ययन हम लोग भौतिक विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। ये इसकी सिंपल सी परिभाषा है, बस खत्म। ठीक है। अब बात कर लें कि इनके फादर कौन है भैया। सो स्टूडेंट्स, अब हम बात कर लें कि भौतिक विज्ञान के जनक कौन है। तो भौतिक विज्ञान के कोई एक जनक नहीं है, एक फादर नहीं है, 3 पिता हैं। जनक बोलो, फादर बोलो या पिता बोलो, एक ही बात है। तो इनके देखो, बात करने जीव विज्ञान के, तो जीव विज्ञान के जो थे वो कौन थे, अरस्तु। रसायन विज्ञान के थे लवासिए। लेकिन भौतिक विज्ञान का कोई एक जो है पिता नहीं है, एक फादर नहीं है। इनके 3 फादर माने गए हैं। रीजन क्या है इसके पीछे समझिए। देखो, भौतिक विज्ञान सबसे बड़ा विज्ञान है, मुख्य विज्ञान इसी को माना जाता है अगर देखा जाए तो। ठीक है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट भी है। तो इसमें क्या है कि 3 लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो तीनों लोगों को जो है हम लोग कम नहीं आंक सकते, कम नहीं बोल सकते कि भाई इन्होंने कम किया, इन्होंने ज़्यादा किया। इसलिए 3 लोगों को ही जो है आप लोग फादर मानते हैं। ठीक है ना। आमतौर पे बताऊंगा, कुछ लोग एक लोग को ही मानते हैं। कैसे, देखो पहले बता दूं कि भौतिक विज्ञान के जनक 3 लोगों को माना गया है। गैलीलियो, ठीक है ना, दूसरा है न्यूटन, ठीक है, और तीसरा है आइंस्टीन। तो ये 3 लोग हैं भौतिक विज्ञान के जनक, कोई एक नहीं। क्योंकि तीनों का जो भौतिक विज्ञान में योगदान जो है बहुत महत्वपूर्ण है। गैलीलियो ने शुरुआत की थी एक तरह से भौतिक विज्ञान की, शुरुआत के जो प्रारंभिक नियम थे वो गैलीलियो ने दिए थे। न्यूटन आए
तो उन्होंने बहुत सारे नियम दिए। जब आप भौतिक विज्ञान पढ़ना शुरू करेंगे तो ज्यादातर बुक्स में आपको न्यूटन का ही नाम सुनाई देगा 11 12 तक, ठीक है ना। लेकिन 11 12 के बाद 12th में ही आप देखेंगे तो आइंस्टीन का नाम आना शुरू हो जाएगा, और 12th के बाद जब आप पढ़ाई करना शुरू कर देंगे, बीएससी एमएससी हायर स्टडी करेंगे, तो उसमें आइंस्टीन का ही नाम छाया रहेगा, ठीक है ना। यानी सिंपल सी बात यह है कि गैलीलियो ने शुरुआत के कुछ नियम दिए ठीक ठाक, मतलब स्टार्टिंग की। न्यूटन ने जो है इतना योगदान दिया है कि न्यूटन को भी छोड़ नहीं सकते भाई, न्यूटन ने काफी फिजिक्स को आगे लेके गए, और आइंस्टीन आए तो फिजिक्स को नई ऊंचाइयों पर लेके चले गए। तो इसलिए तीनों लोगों को हम लोग मानते हैं भौतिक विज्ञान के जनक। अब कुछ लोग बोल सकते हैं कि नहीं हम गैलीलियो को मानते हैं, कुछ लोग मानते हैं कि नहीं हम न्यूटन को मानते हैं, कुछ लोग मानते हैं आइंस्टीन को, कुछ टीचर्स मानते हैं, कुछ लोग मानते हैं, या फिर कुछ बुक्स मानती हैं, कुछ वेबसाइट भी अलग अलग मानती हैं। लेकिन मेनली आप देखेंगे तो ये तीनों लोग जो है फादर ऑफ फिजिक्स कहलाते हैं, ठीक है। तो आप नोट कर लीजिए कि भौतिक विज्ञान का पिता गैलीलियो, न्यूटन और आइंस्टीन को माना जाता है, ठीक है। तो ये रहे भौतिक विज्ञान के पिता, क्लियर है। अब बात कर लें, भौतिक विज्ञान की परिभाषा हो गई, भौतिक विज्ञान के जनक हो गया, भौतिक विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है, ठीक है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो भौतिक विज्ञान को 2 भागों में बांटा गया है। पहले को बोलते हैं हम लोग, बड़ा अजीब अजीब नाम है, चीर सम्मत भौतिकी, कहोगे इतना खतरनाक नाम, तो इसको बोलते हैं हम लोग पारंपरिक भौतिकी, पारंपरिक भौतिकी, पारंपरिक भौतिकी। हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं स्थूल भौतिकी, स्थूल भौतिकी। अब इसकी इंग्लिश में बता रहा हूं, क्लासिकल फिजिक्स, और स्थूल भौतिकी होगा इंग्लिश, ठीक है ना, मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स। ये पहला हो गया। और एक काम कर रहा हूं मैं, दूसरा वाला भी लिख दे रहा हूं साथ ही में, तभी दोनों का कंपेयर कर समझाऊंगा कि किसमें क्या स्टडी करते हैं, किसमें क्या स्टडी करते हैं। तो दूसरा जो होगा वो हो जाएगा हमारा आधुनिक भौतिकी, आधुनिक भौतिकी। और इसका जो दूसरा नाम है वो है सूक्ष्म भौतिकी, सूक्ष्म भौतिकी। इंग्लिश में बोले इसको तो मॉडर्न फिजिक्स, और इसको बोलते हैं माइक्रो, देखो वो मैक्रो है, MAC है, ठीक है ना। और ये जो है हमारा माइक्रोस्कोपिक, ठीक है, एक मिनट, हाँ ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स, ठीक है। अब ये क्या होता है इसको समझेंगे। तो देखो, भौतिक विज्ञान को 2 भागों में बांटा गया। पारंपरिक का मतलब होता है पुराना, क्लासिकल। जैसे डांस 2 टाइप के होते हैं ना, एक क्लासिकल डांस होता है कथक, ठीक है ना, भरतनाट्यम, और एक मॉडर्न डांस होता है हिप हॉप, ब्रेक डांस, ठीक है ना, रोबोटिक डांस, यही सब। तो जब हम लोग भौतिकी के पुराने नियमों की स्टडी करते हैं, ठीक है ना, तो वो होता है पारंपरिक भौतिकी। और जब भौतिकी के नए नियमों का अध्ययन करते हैं तो वो होता है आधुनिक भौतिकी। सिंपल सी बात ये है अगर देखा जाए तो, ठीक है ना। इधर आओ, दूसरा नाम क्यों रखा गया। स्थूल मतलब होता है बड़े बड़े कण, बड़े बड़े पिंड। मैक्रो, देखो 2 वर्ड आते हैं, एक होता है मैक्रोस्कोपिक, होता है माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक दुनिया वो होती है जो हमें दिखाई नहीं देती, जैसे कि छोटे छोटे बैक्टीरिया, वायरस, एटम्स हो गए, एटम यानी परमाणु अणु हो गए, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो गए, ये सब हमें दिखाई नहीं देंगे, तो उसकी दुनिया अलग होती है, उसे हम लोग बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक दुनिया, ठीक है ना। और एक दुनिया होती है मैक्रो, जो हमको दिखाई देती है, जैसे चौक हो गया, ये मोबाइल हो गया, ये बोर्ड हो गया, ये लाइट से हो गई, ठीक है ना, ये कमरे हो गए, और सूर्य चंद्रमा जो भी है, ये सभी माइक्रोस्कोपिक होते हैं, ठीक है ना। तो माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक, हिंदी में बोले तो सूक्ष्म स्थूल। सूक्ष्म मतलब बहुत छोटे जो दिखाई नहीं देंगे, स्थूल मतलब वो जो दिखाई देंगे, उनको टच भी कर सकते हैं हम लोग आराम से, ठीक है। तो ये होता है। तो पहले तो वर्ड का मतलब समझ गए,
पहले वर्ड का मतलब समझ लो, भौतिक विज्ञान को बाद में समझा जाएगा। पारंपरिक मतलब पुराना, स्थूल मतलब बड़े पिंड, आधुनिक मतलब नया, ठीक है ना, सूक्ष्म मतलब छोटे, बहुत छोटे, सूक्ष्म, माइक्रो। अब जब हम लोग स्थूल कणों का अध्ययन करते हैं, स्थूल पिंडों का अध्ययन करते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं स्थूल भौतिकी। तो इसको परिभाषा कैसे लिखोगे, तो लिखो पहले तो ये हेडिंग लगा लोगे पहली वाली, और फिर परिभाषा कैसे लिखोगे, तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम स्थूल पिंडों यानी बड़े पिंडों का अध्ययन करते हैं उसे स्थूल भौतिकी कहते हैं। हो गया। स्थूल भौतिकी में भौतिकी के पुराने नियम लागू होते हैं जो गैलीलियो और न्यूटन ने दिए थे, ठीक है ना, पुराने नियम लागू होते हैं, इसीलिए इसे पारंपरिक भौतिकी भी कहते हैं। तो दो नाम है, क्लियर है। नीचे आते हैं, नोट हो गया वो वाला। नीचे क्या होगा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम सूक्ष्म कणों का अध्ययन करते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का, न्यूक्लियस का, ठीक है ना। आपको लग रहा होगा ये तो केमिस्ट्री का पार्ट है, तो रसायन विज्ञान का पार्ट है, नहीं, ये भौतिक विज्ञान का पार्ट है कि इलेक्ट्रॉन की कितनी ऊर्जा होती है, इलेक्ट्रॉन कितने वेग से चलता है, इलेक्ट्रॉन जब एक कक्षा से दूसरे कक्षा में कूदता है तो कितना ऊर्जा लेता है, देता है। ये सब चीजें जो है भौतिक विज्ञान में ही पढ़नी होती है। हालांकि रसायन विज्ञान में थोड़ा मोड़ा बताया जाता है, लेकिन भौतिक विज्ञान में ही ज़्यादा डिस्कस करते हैं डिटेल में। जब सीनियर क्लासेस में जाएंगे, जब बड़े हो जाएंगे तो समझ जाएंगे इस बात को। तो जब हम लोग सूक्ष्म कणों की स्टडी करते हैं, ठीक है ना, तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम सूक्ष्म कणों का अध्ययन करते हैं उसे सूक्ष्म भौतिकी कहते हैं। सूक्ष्म भौतिकी में भौतिकी के आधुनिक नियम लागू होते हैं, ठीक है ना, भौतिकी के आधुनिक नियम यानी आइंस्टीन के, मैक्स प्लैंक के इसमें नियम लागू होते हैं। इसमें न्यूटन, गैलीलियो और बाकी साइंटिस्ट का काम चलता है, फैराडे और ठीक है। इसमें जो है आइंस्टीन, मैक्स प्लैंक, हाइजेनबर्ग, इन सब, श्रोडिंगर, इन सब साइंटिस्टों का जो है इसमें रूल चलता है। पुराने नियम इस पर लागू नहीं होते हैं, क्योंकि छोटे छोटे पार्टिकल्स के ऊपर पुराने नियम लागू होने वाले नहीं है। वो सब नियम से ये सब सॉल्यूशन हो ही नहीं पाता है, स्टडी हो ही नहीं पाती है, तो इसके लिए आधुनिक नियम लागू होते हैं। तो इसीलिए इसे आधुनिक भौतिकी कहते हैं। तो सूक्ष्म भौतिकी समझ गए, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें सूक्ष्म कणों का अध्ययन करते हैं उसे सूक्ष्म भौतिकी कहते हैं। सूक्ष्म भौतिकी में भौतिकी के आधुनिक नियम लागू होते हैं, इसीलिए इसे आधुनिक भौतिकी कहते हैं। अब लास्ट में एक बात कि आधुनिक भौतिकी को सूक्ष्म भौतिकी तो कहते हैं, साथ में इसे क्वांटम फिजिक्स भी कहते हैं। क्वांटम भौतिकी बोल लो हिंदी में, और इंग्लिश में बोल लो क्वांटम फिजिक्स। तो वैसे तो ये नाम भी ठीक है, इंटर तक तो आप लोग यही नाम से पुकारते हो, लेकिन जब सीनियर क्लास में चले आते हो ना, बीएससी, एमएससी, पीएचडी करते हो, तो इस वाले फिजिक्स को आप लोग मॉडर्न फिजिक्स तो कहते ही हो, लेकिन ज़्यादातर लोग इसे क्वांटम फिजिक्स कहते हैं, ठीक है ना। तो इसे कहीं नोट कर लीजिएगा कि इसे क्वांटम फिजिक्स भी कहते हैं। मैं लिख दे रहा हूँ, दिस इज ऑल्सो नोन एज क्वांटम फिजिक्स। तो ये रहा आप लोगों का पूरा भौतिक विज्ञान की परिभाषा, भौतिक विज्ञान का फिजिक्स शब्द कहाँ से आया, ये उसकी दोनों ब्रांच। और इसी के साथ हम लोगों ने पूरा विज्ञान की शाखाएं पढ़ ली, जीव विज्ञान पढ़ लिया, रसायन विज्ञान पढ़ लिया, भौतिक विज्ञान पढ़ लिया, इन सभी की शाखाएं पढ़ ली, यानी हम लोगों ने आज का लेक्चर डन कर दिया। अब लास्ट में बस 2 मिनट का काम ये है कि मैं जो है क्या करूँगा कि अभी एक चार्ट बनाऊँगा, ठीक है ना, उसमें ज़्यादा कुछ समझाना तो नहीं होगा, एक चार्ट बनाऊँगा कि विज्ञान की 3 शाखाएं, उन 3 शाखाओं की अलग अलग शाखाएं होंगी, उसको बना दूंगा। आप भी अपनी कॉपी पे अच्छे से उस चार्ट को बना लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ वो चार्ट। हाँ, सो स्टूडेंट्स, ये रहा आप लोगों का लास्ट में एक चार्ट, ठीक है, एक पूरी की पूरी स्पाइरल की तरफ से है। इसको आप लोग जो है अपनी कॉपी के एक पेज पे बना लीजिएगा, और उस पेज को हॉरिजॉन्टल रखिएगा। जैसे कॉपी मान लो ऐसे है, तो अगर ऐसे आप लिखोगे तो शायद ये प्रॉपर ना बन पाए, तो कॉपी के पेज को ऐसे कर लेना और उस पेज पे बना लेना, ठीक है। तो अच्छा रहेगा, आप लोगों को आपके सामने दिख जाएगा। ये मैंने सब कुछ लिख दिया है, हाँ, इन सब का इंग्लिश नहीं लिखा है, तो आपके कॉपी में देखो यहाँ पे क्या है कि उतनी जगह नहीं मिल पा रही थी, काफ़ी कंजेस्टेड हो जाता है, इसलिए मैंने इसकी इंग्लिश नहीं लिखी है। लेकिन जब मैं सबकी डिफिनेशन बताया हूँ तो सबकी इंग्लिश बताया हूँ, ठीक है ना। तो आप चाहे तो इंग्लिश भी लिख लीजिए और चाहे तो सिर्फ हिंदी में लिख लीजिए, तो ये जरूर बना लीजिएगा अपनी कॉपी में, ठीक है। और चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो एक बार रिपीट कर लेते हैं कि विज्ञान की 3 शाखाएं हैं, जिसे मुख्य शाखाएं बोलते हैं, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान।
भौतिक विज्ञान की दो शाखाएं हैं, जिसे बोलते हैं पहले को पारंपरिक भौतिकी या स्थूल भौतिकी, दूसरा है आधुनिक भौतिकी या सूक्ष्म भौतिकी, और अभी मैंने बताया कि इसको क्वांटम भौतिकी भी कहते हैं। रसायन विज्ञान की तीन शाखाएं हैं, कार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन और भौतिक रसायन। और जीव विज्ञान की दो शाखाएं हैं, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। तो यही आज के वीडियो का हमारा पूरा पर्पस था, को समझाना कि विज्ञान की कितनी शाखाएं हैं और उन शाखाओं की कितनी शाखाएं हैं और इन सभी में अध्ययन क्या करते हैं, क्या इनका क्षेत्र है। ठीक है, तो इसको लिखने में थोड़ा सा बड़ा मेहनत करना पड़ा। मेहनत क्या है, मतलब ये है कि थोड़ा चौक से मेहनत करना पड़ता है, मार्कर से लिखना आसान होता है, लेकिन मज़ा तो चौक से ही पढ़ने में आता है। खैर, आप कमेंट करके बताइए कि आपको कैसे अच्छा लगता है पढ़ने में। मैंने देखा है कि जैसे मार्कर से तो मैं पढ़ा ही देता, ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसको पलट दूंगा तो उधर वाइट आ जाएगा, ठीक है, वाइट सनमाइका, तो उस पर मार्कर से लिख सकता हूँ। बट चौक से जो फीलिंग आती है, जो रियल क्लासरूम वाली फीलिंग आती है, ठीक है ना, क्लासरूम, बड़े बड़े क्लासरूम में मैंने पढ़ाया है, ठीक है ना, काफ़ी 150-200 बच्चे होते हैं, चौक से पढ़ाओ तो जो फील आता है, जो क्लियरिटी आती है, जो दूर दूर तक बड़े बड़े अक्षर दिखाई देते हैं, ठीक है ना, वो सब चीज़ें हैं। और मतलब एक फीलिंग वाली बात हो जाती है कि फील आता है, लगता है कि हाँ क्लास चल रही है, ठीक है ना। तो इसलिए मैं चौक यूज करता हूँ। बाकी आगे देखा जाएगा कि अगर स्मार्ट क्लास चलेगी जैसा होगा तो उसके लिए डिजिटल बोर्ड होगा तो अलग बात है। बाकी अभी जो है, खैर बोर्ड से ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है, मेन फर्क पड़ता है कि कंटेंट क्या मिल रहा है हमें, नॉलेज क्या मिल रहा है, ठीक है ना। तो आप इस पूरे वीडियो को देखिए, डिटेल में देखिए कि कितना आपको मैंने बताया है सब कुछ, ठीक है ना। तो आप नॉलेज पे ध्यान दीजिए, ठीक है ना। ये तो बस नॉर्मल मैंने ऐसे बता दिया कि मैं चौक से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। आमतौर पर यूट्यूब पे कोई चौक से पढ़ाता नहीं है, बट आपको जो है नॉलेज से मतलब है, पढ़ाया किसी भी चीज़ से जाए, किसी भी तरीके से जाए, मेन ये है कि हमें राइट कंटेंट, सही कंटेंट और डिटेल्ड, यानी कि अच्छा खासा कंटेंट, ठीक है, आपको प्राप्त हो, ठीक है ना। तो आपको अच्छा लगेगा पढ़ने में, चीज़ें समझ में आएगी, आपको इंटरेस्ट आएगा, आपका ज्ञान बढ़ेगा, ठीक है। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने यही पढ़ा कि विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया, विज्ञान का पूरा वर्गीकरण पढ़ा, ठीक है। तो आज का वीडियो लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में क्या होगा, ठीक है ना, वो अभी मैं आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में ही बताऊंगा। देखो अब होगा क्या कि या तो मैं नेक्स्ट वीडियो जो है एक छोटा सा वीडियो बनाऊंगा जिसमें बताऊंगा कि किस तरह से आपकी क्लासेस चलेंगी, क्योंकि अभी तक तो मैंने सिर्फ विज्ञान का परिचय बताया है, इंट्रोडक्शन बताया है। नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं एक छोटा सा वीडियो बना के बताऊंगा कि 9th की क्लासेस और 10th की क्लासेस किस किस दिन जो है आपको अपलोड मिलेगी और किस किस टाइम के अप्रॉक्सीमेट मिलेगी। यानी कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, सप्ताह में मान लो आपको 4-5 क्लासेस दी जाएंगी। भाई 7 दिन है तो 7 दिन क्लासेस नहीं दी जाएगी, ठीक है, आपको 5 या 6 क्लासेस दी जाएगी। एक आध दिन तो रेस्ट दिया जाएगा आपको, 1 या 2 दिन। तो किस किस दिन आपको क्लासेस दी जाएगी, किस दिन 9th की, किस दिन 10th की, क्या उसका टाइम टेबल होगा। सिंपल सी बात है कि आपको टाइम टेबल बता दिया जाएगा, ठीक है, कि किस दिन 9th की, किस दिन 10th की क्लासेस चलेगी, किस दिन भौतिक विज्ञान चलेगी, किस दिन रसायन विज्ञान चलेगी, ठीक है। तो ये है आज का लेक्चर और आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताया जाएगा कि इसमें कैसे क्लासेस चलेंगी। उसके बाद से आपकी प्रॉपर क्लासेस चलनी शुरू हो जाएगी, 10th की अलग, 9th की अलग। अभी तो जो चल रहा था वो कंबाइंड था, 9th और 10th दोनों के लिए, ठीक है ना। लेकिन अब इसके बाद जो आगे क्लासेस चलेंगी, 1-2 क्लासेस बाद जो क्लासेस चलेंगी, वो जो होगा वो बिल्कुल अलग होगा, 9th का अलग, 10th का अलग। तब उसमें 9th वाले 9th की बातों को समझेंगे, 10th वाले 10th की बातों को समझेंगे। ये सब जो है कहानी की तरह आपको बस समझा दिया गया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। कैसा लगा वीडियो कमेंट जरूर करिए। आपके कमेंट से हमें पता चलता है कि ये वीडियो कितना इंगेजिंग है, आपको कितना इंटरेस्ट आ रहा है। तो आप कमेंट जरूर करिए और बताइए, ठीक है, कि कैसा लगा वीडियो और क्या आपके डाउट्स है, क्या आपकी क्वेरीज हैं, क्या क्वेश्चंस है, वो भी पूछिए। इसके अलावा आपको मैंने फेसबुक और इंस्टाग्राम की आईडी दे ही दी है, ठीक है ना, और उसके थ्रू भी जो है आप मुझ पर जो है वहाँ पे कनेक्ट होकर आप वहाँ भी मुझसे डाउट और क्वेरीज सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरा जो इंट्रो आता है शुरुआत में, उसमें मैंने फेसबुक और इंस्टाग्राम की आईडी दी है। वैसे मेरा नाम कौशल आनंद सिंह है, तो आप सर्च करेंगे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे तो मैं मिल जाऊंगा आपको, ठीक है। तो आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।